हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई नो बहुत शानदार नहीं हो, बहुत मज़ेदार नहीं हो। पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ उतनी आसानी से नहीं गई होगी। नई डेट्स भी आने में ही हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद जुलाई के एंड वीक में शायद एग्ज़ाम हो सकती है। लेट्स सी। बट नेवरदलेस इट्स टाइम, इट विल पास एंड जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ बाय 10th और 15th ऑफ जुलाई। तुम्हारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि 10 या 15 जुलाई से पहले हम इतने तैयार हों कि फिर एग्ज़ाम कभी भी आप लो, हम उसको बना लेंगे। दैट शुड बी योर मेन गोल। सो सार्थक सीरीज हॉल्ट लग गया बीच में। द रीजन वॉज वेरी सिंपल। मैंने सोचा कि अब एग्जाम आ गई है तो बच्चों को अननेसेसरी नया वीडियो देके परेशान करने से बजाय एग्जाम के बाद इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। बट क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, सो हियर आई एम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई अपोलोजाइज फॉर दिस डिले। थोड़ी मेरी आलस, थोड़ा सा घर का कुछ और सब्जेक्ट कारणों की वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हो गया। बाकी आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स फॉर पीवीपीटीएस वालों के लिए। बट ठीक है, आज हम साथ में हैं एंड आज अपन जो बात कर रहे हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी पीवाईक्यूज। मेरा टारगेट है कि मैं एक ही बार में इस पूरे वीडियो को कवर करूं फ्रॉम 2019 टू 2023। बट क्योंकि बारिश का मौसम है और अभी भी बारिश गिर रही है बाहर, तो बीच बीच में लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना चल रहा है। तो इसीलिए मैंने, या तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे या 3 पार्ट में कवर करेंगे या सिंगल पार्ट में अगर अभी लाइट नहीं जाती है तो। चलो शुरू करते हैं। सो एज यू नो, हम कहानी कैसे शुरू कर रहे हैं। तो पहली कहानी जो हम बात कर रहे हैं वो है जून 2019 सेक्शन बी। पहला सवाल क्या है भैया? पहला सवाल देखें। So this is the first question that we are having today. क्या कह रहा है सवाल? In certain plants, the mechanism where timing of anther dehiscence and stigma receptivity do not coincide to avoid self pollination is called. तो देखो, बहुत ही बेसिक सीधा सीधा सवाल इन्होंने बोल दिया गया है। आपको टेम्पोरल आइसोलेशन के बारे में पूछा गया है कि टाइम के बेसिस में जो आइसोलेशन होता है, जो एक ही फ्लावर में, जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों है। मेल फीमेल क्यों? क्योंकि ये मेल वाला सेटअप हो गया और ये फीमेल वाला सेटअप हो गया, ये दोनों साथ में है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सेल्फ पॉलिनेशन ना करें, तो उसके लिए क्या करते हैं वो? सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज डाइकोगेमी। ठीक है। अगर ये जो सेटअप होता है ये स्पेशल अरेंजमेंट पे होता है कि स्पेस इस तरीके से है कि एंथर या तो बहुत ऊपर है या एंथर नीचे होता है। यूजुअली एंथर नीचे होता है और स्टिग्मा बहुत ऊपर है, या स्टिग्मा बहुत नीचे, एंथर बहुत बाहर है। इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उस केस में फिर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि स्पेशल सेपरेशन है ये, और उस टाइम पे हम इसको क्या बोल देते हैं? हरकोगेमी बोल देते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्म्स होते हैं और वो फॉर्म्स मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ, जो आपने पढ़ा है कि क्या क्या इसके फॉर्म्स हो सकते हैं हरकोगेमी और डाइकोगेमी के। और ये जो दोनों चीजें हैं, आप डाइकोगेमी और हरकोगेमी की जो बात कर रहे हो, ये आपके सेम फ्लावर का ही खेल है। ध्यान रखने वाली बात ये है, इट इज इन द सेम फ्लावर ऑब्वियसली, तभी तो पॉसिबल होगा वो। इसके अलावा जो बातें क्या बोल रखी है आपके, तो एक ही प्लांट पे अगर मेल फीमेल दोनों फ्लावर मिल जाए तो उसको मोनोइसी बोलते हैं, और डायसी क्या बोल देते हैं? जब एक प्लांट पे आपका या तो मेल मिले या फिर फीमेल फ्लावर मिले। दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। Which one of the following describes the function of the silicon in the plants? सिलिकॉन के फंक्शन के बारे में सवाल पूछा गया है। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अमीनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट तो होने से ही रहा, हम मतलब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं इन चीजों को। तो contributes to the cell wall rigidity and elasticity. It is wall, was नहीं है, cell wall rigidity and elasticity, constituent of the photosynthetic reaction center. अगर तुमने थोड़ा बेसिस भी फोटोसिंथेटिक में पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर का ये कोई कंपोनेंट हो। मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्जिडिटी एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। तो सिलिकॉन जो है, ठीक है, अगर आप सिलिनॉल के फॉर्म में देखो तो ये अपना न्यूट्रलिटी या ये शो कर सकता है, बट बीइंग अ सिलिकॉन वो एक इनर्ट मटेरियल की तरह एक्ट करता है, तो वो न्यूट्रलिटी और ये सारी चीजें देना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा। एंड दैट्स व्हाई जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो क्या हो जाता है? अल्टीमेटली बी, दैट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सेल वॉल रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है। तो डिपोजिशंस होते हैं बेसिकली यहाँ पे, जैसा कि अपन ने यहाँ पे बात भी कर रखी है। फंक्शन ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन डिपॉजिट हो जाता है आपका सेल वॉल में, और उसकी वजह से वो रिजिड, सेल वॉल रिजिड और इलास्टिक बनाता है। ठीक है। तो बेसिक सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग केस और है सिलिकॉन का, ये भी याद रख सकते हो कि ये सूखे से, विच इज नोन एज ड्रॉट, और कई बार पैथोजन से भी रेजिस्टेंस देता है, पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी देता है। तो ये नोट डाउन कर लेना अलग से। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, आज मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया है कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं, आराम से बोलूं, और तुमको चीजें समझ में आए। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा, क्योंकि मैं ना जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा तेज बोलने का, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट और दी, क्या मोस्ट ऑफ, यार इसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ये इतना ज्यादा? मोस्ट ऑफ द प्लांट, most of the plant disease resistance
जीन प्रोडक्ट कंटेन। तो देखो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को मैं कभी भी तुक्का मारने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आता है या नहीं आता है। तो जो आपके आर जीन्स होते हैं जिनको हम लोग रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रेस बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो स्ट्रेस बायोलॉजी में जो रेजिस्टेंस है आपका पैथोजेनेसिस से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर हमको एलआरआर देखने को मिलता है एंड विच इज नोन एज ल्यूसिन रिच रिपीट्स। ल्यूसिन रिच रिपीट्स, इनके अंदर हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन या न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग सीक्वेंस भी होता है जिसको एनबीएस या एनबीएलआरआर भी कह दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है क्योंकि इस पे आगे सवाल आया था, अभी तुमने को 2019 में आया था, 2020 या 21 में भी फिर से सवाल था इसके ऊपर। तो पीवाईक्यूज आर लाइक इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, out of the several gibberellins identified in the plants, which one of the following is not bioactive? कौन सा भैया बायोएक्टिव नहीं है? तो देर आर सो मेनी डिफरेंट GA20 वगैरह एंड ऑल, बट ये सारे क्या होते हैं ड्यूरिंग द पाथवे डेवलपमेंट, जैसे GA20 हो गया या दूसरे भी होते हैं, इनको हम लोग बायोएक्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। वो कन्वर्जन जो अलग अलग GA ऑक्सीडेजेस, तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में, GA ऑक्सीडेज करके कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अल्टीमेटली कन्वर्जन वगैरह करते हैं आपके, वो यू गेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योर बायोएक्टिव जिब्रेलिन। इसमें जो मेजरली आपका जिब्रेलिन है जो बायोएक्टिव नहीं है वो क्या है आपका GA5। GA5 इज द करेक्ट आंसर। बट माय क्वेश्चन टू यू, विच इज द मोस्ट बायोएक्टिव फॉर्म? चलो इसी में अगर मैं बोलूं कि इसी में आंसर है तो क्या इसमें आंसर है, और अगर आंसर है तो क्या है, इसको तुम बताना है। और एक और क्वेश्चन तुमको बताना है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है। और तुम कमेंट करते नहीं हो ढंग से, फिर बोलते हो हमने तैयारी कर ली, हमने तैयारी कर ली, क्या खाक तैयारी कर ली? ऐसे आना चाहिए कमेंट का आंसर, तब तो मजा आता है काम करने में। ठीक है, चलो तो मोस्ट अबंडेंट बताओ, मोस्ट बायोएक्टिव बताओ, तब तो मजा आएगा। और अभी याद करने की कोशिश करो, यूं नहीं रैंडमली के बाद में नोट्स खोल के देख, पढ़ लिया तैयारी कर ली तो फिर नोट्स क्यों खोलना है यार। ठीक है, नेक्स्ट, nitrogenase, a complex metal containing enzyme, is involved in conversion of N2 nitrogen to your ammonia, sorry. Which one of the following metal is not involved in the activity of nitrogenase? तो देखो मोलिब्डेनम तो तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बेसिक आइडिया भी होगा तुमको कि मोलिब्डेनम तो नाइट्रोजनेस में मिलता है। आयरन सल्फर सेंटर भी नाइट्रोजनेस में देखने को मिलते हैं हमारे पास में। वेनेडियम के कुछ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजनेस क्लासेस देखी गई है, यही एक ऑप्शन था जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बट कोबाल्ट, कोबाल्ट यार इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअली योर नाइट्रोजनेस। ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ पे हमारा साफ साफ आंसर हो जाता है क्योंकि नॉट पूछा था। एक मेरी तरफ से भी सवाल ले लो, मेरी तरफ से सवाल लेना जरूरी। लेग हीमोग्लोबिन अगर आपने सुना है तो वो नाइट्रोजनेस से अगर रिलेटेड है तो वो कैसे रिलेटेड है और उसका फंक्शन क्या है, जरा इसके बारे में बात करके थोड़ा सा 2 लाइन में बताने का है, ज्यादा कुछ बड़ा सा पोथा नहीं लिख के देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट? तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत अप्लाइड बायो से रिलेटेड भी है, तो हमारे जो एडिटर साहब है उन्होंने अप्लाइड बायो के बहुत सारे क्वेश्चन और इको के भी डाल दिए हैं, पता नहीं कौन से नशे में कर दिया उन्होंने काम, पर ठीक है मैंने उसको मार्क डाउन कर दिया है। चलो तो इसका जो सीधा सीधा आंसर जो है ये आपका फंगल डिजीज पूछा गया है, तो फंगल डिजीज जो है वो है आपका एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब जो है ये आपका फंगल डिजीज है जो कि आपकी इसका वेंटूरिया इनइक्वालिस, ये भैया आपकी फंगस का नाम है जिसकी वजह से ये होती है। एंड मुझे ये चीज बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं कोई याद नहीं है, सो मैंने देख के बताया है, सच बात बताओ तो इट्स वेंटूरिया इनइक्वालिस और इसी की वजह से ये वाली हमारी कहानी चलती है। क्राउन गॉल यू ऑलरेडी नो, ये बैक्टीरियल डिजीज है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन की वजह से होती है। फायर ब्लाइट जो है ये आपका किसकी वजह से हो रही है, अल्टीमेटली ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इन दोनों के इसका और इसका नाम तुमको बताना है। वैसे क्यूकम्बर म्यूजिक ये वायरल है, तो इसका तो क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस है तो मैंने बता दिया। चलो इसका मेरे को बताओ कॉजल एजेंट कौन है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, बैक्टीरियल है, इतना बता दिया। चलो नेक्स्ट, अगली कहानी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है। Ectomycorrhizal association predominantly reduce phosphorus limitation and endomycorrhizal association reduce both nitrogen and phosphorus limitation। तो बेसिकली जब भी प्लांट आपका किसी फंगल एसोसिएशन में जाता है जिसको हम यूजुअली म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या अगर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, बताओ क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉपरेशन बोलते हैं। तो प्रोटोकॉपरेशन या म्यूचुअलिज्म में अगर वो जा रहा है तो अल्टीमेटली यूजुअली जब हम बात कर रहे हैं तो वो म्यूचुअलिज्म पे ही जाते हैं। प्रोटोकॉपरेशन नॉर्मली प्लांट्स फंगस के साथ में नहीं बनाते जब हम बेसिकली वैम या एक्टो या एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों प्लांट अल्टीमेटली फंगस के साथ में जुड़ रहा है। तो अगर एक्टोमाइकोराइजल की बात करें हम लोग तो इसमें प्लांट और फंगल जो होते हैं वो एक्सटर्नली जुड़ते हैं और ये आपका दोनों
नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के ही नीड्स को फुलफिल करता है। इंटरेस्टिंगली एक्टोमाइकोराइजल दोनों की नीड्स को फुलफिल करता है और एंडोमाइकोराइजल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस की नीड को फुलफिल करता है। अब इफ यू रिमेंबर दिस देन दिस क्वेश्चन इज जस्ट केक, योर पीस ऑफ केक, और यू कैन से वॉक इन द पार्क। बट अगर ये नहीं पता तो फिर इस क्वेश्चन में घूम जाओगे और अननेसेसरली 2 नंबर के लिए इतना घूमना कोई आई डोंट थिंक सो कि वर्थ इट है ये। ठीक है, सो सिंपल बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ कहानी जो होगी हमारे पास में, देखो पहला ऑप्शन में एक्टोमाइकोराइजल से उन्होंने बोल रखा है फॉस्फोरस लिमिटेशन, बट अल्टीमेटली आंसर क्या होना चाहिए, एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन रिड्यूसेस फॉस्फोरस लिमिटेशन एंड ectomycorrhizal association reduces both nitrogen and phosphorus limitation. So the answer is D. बाकी स्टेटमेंट खुद से पढ़ के तुम समझ ही गए क्यों गलत है। लेट्स मूव ऑन, अगले पे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग द पार्ट सी एंड पहला सवाल पार्ट सी में क्या है हमारे पास सर, जेस्मोनेट। तो एस्ट्रस बायोलॉजी का फिर से क्वेश्चन आ गया है थोड़ा बहुत, जो कि जेस्मोनिक एसिड के ऊपर है हमारे पास। जेस्मोनेट और जेस्मोनिक एसिड इज नोन टू इनहिबिट रूट ग्रोथ while auxin facilitate root growth। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, ऑक्सिन रूट ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं करता है, वो रूट इनिशिएशन को फैसिलिटेट करता है। एंड इफ यू से दैट ग्रोथ इज इनिशिएशन एंड इनिशिएशन इज ग्रोथ, देन यू कैन से इट कि इट फैसिलिटेट्स द रूट ग्रोथ, बट एक्चुअली वो स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे इनिशिएशन लिखा होना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो वो ऊपर नीचे करते ही, मानते भी नहीं फिर बाद में। चलो, अपॉन इन्फेक्शन विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस क्रोनोटेन which may expect the following in plant। तो we may expect the following in plants। कौन सा वाला है जो भैया आपका कहानी में ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो, पहली बात तो अगर बात करें तो कोरोनेटिन क्या करेगा आपका, ये बेसिकली जेस्मोनेट को मिमिक करता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए, इट मिमिक्स जेस्मोनेट, मतलब जेस्मोनिक एसिड होगा नहीं बट लगेगा कि जेस्मोनिक एसिड है, तो प्लांट्स उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि वो है नहीं बट लगेगा कि है, क्योंकि कोरोनेटिन प्रोड्यूस कर रहा है आपका कौन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो डेफिनेटली रूट का इनिबिशन तो होना ही होना है, ये तो कॉमन सेंस लग रहा है। अब रूट का अगर इनिबिशन हो रहा है तो एक यहाँ पे दिख रहा है इनिबिशन ऑफ रूट, एक यहाँ पे दिख रहा है इनिबिशन ऑफ रूट। अब अगर जेस्मोनिक एसिड आ रहा है आपका, तो जेस्मोनिक एसिड की जो सिग्नलिंग है वो चलती है आपके आपके इससे कोई वन से। अब कोई वन क्या होता है आगे आएगा तुम्हारे पास में, हम बात करेंगे इसके ऊपर। सो यहाँ पे आपका क्या है, जो कोई वन है इसका अपरेगुलेशन होगा। ऑक्स आई का अपरेगुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सिन से रिलेटेड ही नहीं है आपका कोरोनेटिन, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आ रहा है, तो इसीलिए बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो बी कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। अब हमारे पास ओनली ए और ओनली सी बच रहा है। ए जो है ये यहाँ पे देखो, सी में प्रमोशन ऑफ ग्रोथ लिख दिया, तो यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो गई, तो आंसर इसका सीधा सीधा क्या बन जाता है, ओनली ए विच इज सेकंड ऑप्शन। सो कहने का मतलब सीधा सीधा सिर्फ इसमें ये था कि अगर हमको ये बात पता है कि जेस्मोनिक एसिड करता क्या है, और नहीं भी पता है तो ये लिखा इन्होंने इनहिबिट रूट ग्रोथ। और आपको ये बात पता है कि कोरोनेटिन जो है ये बेसिकली आपका एक मिमिक्री मॉलिक्यूल है फॉर जेस्मोनिक एसिड, so you can just easily do this question। but if you don't know this, please do not attempt this kind of questions, they are going to just give you sweet negatives। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ सवाल दे रखे हैं। पहला क्या बोल रखा है, आई मीन पहला स्टेटमेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट थ्रू ग्लाइकोलिसिस जनरेट NADH एंड नॉट NADPH। हाँ, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें तो देख के। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल डज नॉट प्रोड्यूस NADPH, इज इट? क्या लगता है ऐसा होता है क्या? ठीक है, देखते हैं। साइनाइड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद हीम आयन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज leading to prevention of change in valency, which in turn stops electron transport in the respiratory chain. Alternative oxidase is insensitive to cyanide and has higher Km than that of cytochrome oxidase। ठीक है, और पूछा है भैया कौन सा करेक्ट है। देखो पहली चीज तो ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लगा और बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, कितना सारा, लेकिन अगर तुमने कभी भी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ा है, PPP पढ़ा है, तो तुमने उसके अंदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेस के बारे में सुना होगा, और उसमें तुमने ये भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर NADPH का प्रोडक्शन किया जाता है, ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, बेसिक आइडिया। उसी बेसिक आइडिया के बेसिस पे अगर तुम बी स्टेटमेंट को वापस से देखोगे तो आपको तुमको समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट प्रोड्यूस NADPH बट इट डज प्रोड्यूस NADPH, एंड दैट्स व्हाई बी जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। और बी अगर एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये तीनों ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, तो आंसर क्या हो गया, डी। अब एसिडी तो जब मैंने बी एलिमिनेट कर लिया तो एसिडी बताने की जरूरत है, सच बात है ये, क्या है इसमें, ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है पायरुवेट में तो आपका NADH जनरेट होता है, NADPH जनरेट नहीं होता है, सही बात है, बिल्कुल सही लिखा है।
साइनाइड जो है वो आपका या कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर काम करता है, तो बस यहीं पे काम करता है और इसके बेसिस पे इसको इनहिबिट करता है। लेकिन हमारे पास में अगर एओएक्स ऑक्स जीन होते हैं तो फिर हम इसके साइनाइड की पॉइजनिंग को रोक सकते हैं और इससे प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, साइनाइड की पॉइजनिंग नहीं होती। बट मेरा सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताओगे कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों प्लांट्स में चलता है और हमारे अंदर अगर चलता है तो कहाँ चलता है और नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है। 3 सवाल पूछे मैंने, कमेंट करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है ये भी बढ़िया, आपका ये फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम फोटोबायोलॉजी पे। ब्लू लाइट रिसेप्टर CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex by interacting with C terminal region of CRY1 CTT, CTT बोल दिया, ठीक है, in light dependent manner and regulates photomorphogenesis via transcription factor He5 या Hi5 जो भी तुम उसको बोलना चाहो। रीड द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है भैया रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex leading to degradation of Hi5. CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex and prevent degradation of Hi5. उसके अलावा फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, CTT is overexpressed and plants are kept in dark and CTT is overexpressed and the plants are kept in light. तो देखो पहली चीज तो तुम ये समझो कि तुमको ये पता होना चाहिए कि CRY1, COP1, SPA1 और फोटोमॉर्फोजेनेसिस इसकी पिक्चर क्या है। जब तक ये पिक्चर नहीं पता तब तक ये सवाल नहीं बनाने का, छोड़ देने का कोई दिक्कत नहीं है, बिना मतलब का परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा पैनिक इतना बिल्टअप हो जाता है कि लास्ट में तुम बहुत इजी सवाल डीएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट्स के सवाल भी गलत करके आओगे फिर। तो वो पैनिक बिल्ट मत होने दो अपने ऊपर, और वो कैसे बिल्ट नहीं होगा, जस्ट अगर ये सवाल नहीं पता है तो क्यों लोड ले रहे हो इसका, छोड़ो इसको, लोड मत लो, बहुत सारे सवाल। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, CRY1 जो है वो बाइंड कर रहा है COP1 और SPA1 से, और इसके लिए इसका CTT टर्मिनल है, और ये अल्टीमेटली आपका फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रेगुलेट करवा रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर Hi5 से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में मैंने अभी तक समझा। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex leading to degradation of Hi5। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो CRY1 है ये COP1 और SPA1 से बाइंड तो करता है और ये बेसिकली Hi5 के लेवल को मेंटेन करवाता है, क्योंकि COP1 और SPA1 जो है ये आपके क्या है, बेसिकली प्रोट्यूसोम लाइसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है Hi5 का। तो अगर ये इसको बाइंड करके रोक देगा तो Hi5 आपका स्टेबल रहेगा, और इसलिए बी इज करेक्ट, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ Hi5। ये पहली बात हो गई। अब बी करेक्ट है तो बी कहाँ कहाँ पे, दो जगह पे है, 1 और 2, तो मैंने इनको दोनों को हटा दिया, पहले और चौथे को नहीं, यहाँ पे भी तो है बी तीनों में, तो पहले वाले को हटा दिया और 3 में पॉसिबली है, तो ओनली बी हो सकता है, या तो एबीसी हो सकता है या आपका बी सी डी हो सकता है, लेकिन ए तो एलिमिनेट कर लिया हमने तो ये वाला भी हट गया, तो अब दो बचे बी और डी, ओनली बी और सी एंड डी। अब देखो सी और डी में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सीटीटी है आपका, सी टर्मिनल रीजन ऑफ CRY1, ये बेसिकली अगर हम बात करें पूरी तरीके से सी स्टेटमेंट सही नहीं है कि आप जो प्लांट आर कैप्ट इन डार्क, ऑब्वियसली डार्क में कैप्ट करने की वजह से वहां फोटोमॉर्फोजेनेसिस जैसे इवेंट्स तो चलेंगे क्योंकि वो तो डार्क में होते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा नहीं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस चाहिए फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, आपको फाइटोक्रोम को भी एक्टिव करना है, क्रिप्टोक्रोम के अंदर भी आपको चेंजेस लेके आने हैं। सो एट द एंड यहाँ पे जो CRY1 जीन है क्रिप्टोक्रोम से रिलेटेड जो है, तो CTT1 इज ओवर एक्सप्रेस्ड एंड द प्लांट्स आर कैप्ट इन डार्क, ये स्टेटमेंट सही है बट कंप्लीटली सही नहीं है, यहाँ तक सही है। दूसरी चीज CTT1 इज ओवर एक्सप्रेस एंड द प्लांट्स आर केप्ट इन लाइट, ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है। बट अगर तुम ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डी जो है वो सही है, बी भी सही है, और इस ऑप्शन में सी पार्शियली करेक्ट होने के बावजूद भी हमको यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, बी सी एंड डी। ओनली बी पे मैं जा सकता था लेकिन डी जो है वो कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है, और डी बेसिकली हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अगर आपका ओवर एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब लाइट में आप उसको रखोगे तो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज फोटोमॉर्फोजेनेसिस के इवेंट आएंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात अपने को यहाँ पे ध्यान रखना थी। तो आई होप इसी समझ में आई होगी। हाँ ऑब्वियसली सी पूरी तरीके से सही नहीं है, डी कंप्लीटली करेक्ट है, तो बी एंड डी इसी ऑप्शन में बन रहे हैं, इसलिए बी सी डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की जा सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एक्सप्लेनेशन में होगा, फिर उसके लिए पूरा लेक्चर जब डिस्कस करेंगे तब इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट, after absorbing light, chlorophyll molecule in green plants exist in singlet and triplet state. Following are the certain statements on singlet and triplet state of chlorophyll molecule. ठीक है, सिंगलेट स्टेट इज शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट इज लॉन्ग लिव्ड कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। अब देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, या तो वो लॉन्ग लिव्ड होगी या वो शॉर्ट लिव्ड होगी, तो उसी से रिलेटेड अपने को सवाल पूछा है, तो जरा देख लेते क्या है कहानी। तो देखो हमेशा सिंगलेट स्टेट जो होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि एकदम से जंप मार के नीचे आता है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रिपलेट स्टेट में वो धीरे 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 जंप करके आता है और ग्राउंड स्टेट तक, एंड दैट्स व्हाई वो थोड़ी सी लंबी स्टेट होती है।
तो ए तो सही है, बी गलत है, बी गलत है तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया, बी 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 बी, और इसी वजह से सीधा आंसर तो ए एंड सी आ गया। बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सी को। सिंगलेट स्टेट कंटेन इलेक्ट्रॉन विद एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन्स while, ये वाइट नहीं है, while है, while ट्रिपलेट स्टेट हैज इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। देखो एक डायग्राम में समझो इसको, यहाँ पे ये आपकी ग्राउंड एंड सिंगलेट स्टेट है। ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के बाद में ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, जिसमें तुम देख रहे होंगे इसमें आपका एंटी पैरेलल है, और अगर ट्रिपलेट स्टेट में देखोगे तो पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर पीछे जाके अपन देखें तो यहाँ पे अगर तुम देखेंगे तो ट्रिपलेट स्टेट में पैरेलल और सिंगलेट स्टेट में एंटी पैरेलल, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया। ये बिल्कुल सही बात लिख रहा है, और यही आपका आंसर है सी। तो ए एंड सी इज द करेक्ट। या लेट्स मूव ऑन। Only members of the plant kingdom and many bacteria have capabilities of biological nitrogen reduction. In this regard, following statements are given. पहला, nitrogen is normally taken by the plant in their fully oxidized form, but needs to be reduced before incorporating in organic molecule. क्या लगता है, सही है? आई थिंक करेक्ट है ये तो। हाँ बिल्कुल बात है कि हम नाइट्राइट या नाइट्रेट लेते हैं, और नाइट्राइट या नाइट्रेट को लेके NO2 या NOx लिख देता हूँ अभी के लिए, NOx को लेते हैं और फिर उसको अमोनियम में या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको रिड्यूस्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो ए इज करेक्ट। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन इनटू रिड्यूस्ड नाइट्रोजन नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADP। क्या लगता है, ऐसा सही है ये बात? ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो NADP है वो ही सिर्फ एक एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है। NADP यूज हो सकता है, लेकिन NADPH यूज होगा या कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी यूज हो सकता है, तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, एब्सोल्यूटनेस कम है इसकी। द मेटल एसोसिएटेड विद द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज इज मैग्नीशियम। अगेन गलत, यहाँ पे मोलिब्डेनम होना चाहिए था, तो इट इज मोलिब्डेनम नॉट मैग्नीशियम, इसीलिए इसको भी हटाओ, तो सी भी गलत हो जाता है। तो बी और सी गलत होता है, तो कहाँ ये सी गया, ये बी सी बी, अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, ए एंड डी। डी क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल वेयर नाइट्राइट रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। इट्स कंप्लीटली ट्रू। ये स्टेटमेंट फैक्ट बेस है, इसको कुछ समझाने जैसा नहीं है। जब तुमने अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा तो तुमने इस तरीके से डायग्राम देखा होगा, साइटोसोल में कौन सी रिएक्शन चल रही है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी रिएक्शन, और उसके बेसिस पे ही इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ए एंड डी इज करेक्ट, विच इज फोर्थ ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन, अगली कहानी पे चले। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद होस्ट, phytopathogens are known to deliver effector proteins directly into the host cell। ठीक है, फाइटोपैथोजन ने अपना प्रोटीन जो है वो होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द रोल ऑफ दीज इफेक्टर प्रोटीन्स। तो जो इफेक्टर प्रोटीन्स आपके डाले गए हैं फाइटो पैथोजन के द्वारा, ये क्या करेंगे बेसिकली, इसके बारे में पूछा गया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना है। मे प्रमोट पैथोजन विरुलेंस, डेफिनेटली जब पैथोजन के प्रोटीन्स आएंगे तो प्लांट लड़ने की कोशिश करेगा, तो विरुलेंस डेवलप करेगा। सॉरी, प्लांट लड़ने की कोशिश करेगा तो प्लांट के अंदर क्या होगा, उसके इफेक्ट सिम्टम्स आएंगे, तो विरुलेंस तो आएगा ही, डिजीज कॉज करेगा वो। मे एलिसिट ए विरुलेंस रिस्पॉन्स, या ये भी बिल्कुल हो सकता है ए विरुलेंस रिस्पॉन्स, ये दोनों ही सही बात है, प्लांट और ये पैथोजन से आ रहा है। मे सप्रेस डिफेंस रिस्पॉन्स, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर उसको डिजीज कॉज करनी है तो फिर डिफेंस रिस्पॉन्स रोकना पड़ेंगे। एंड मे प्रमोट ग्रोथ, नहीं, कभी भी प्लांट की ग्रोथ को थोड़ी प्रमोट करेगा आपका कोई भी पैथोजन। अरे बस समझ में, फाइटोपैथोजन की बात कर रहे हैं हम लोग होस्ट के साथ में। हाँ, ये अगर कैंसर कोजिंग होंगे, कार्सिनोजेनिक होंगे, और फिर ये चाहते हैं कि वो, लेकिन फिर वो प्लांट ग्रोथ नहीं हुई ना, वो तो प्लांट में ट्यूमर ग्रोथ हो गई। इट्स नॉट प्लांट ग्रोथ एक्चुअली, इट्स ट्यूमर ग्रोथ। सो या द आंसर टू दिस इज सी जो है। यहाँ तक तो सब कहानी सही चल रही थी, डी पे कहानी बदल जाती है, और डी फिर यहाँ डी है, यहाँ डी और यहाँ डी है, तो आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया मजा आ रहा हो ना, यहाँ तक समझ में आ रही है ना चीजें, दिक्कत तो नहीं आ रही है कुछ? एक बार नीचे लिख के बता देना यार, कितनी देर हो गई। हाँ बता दो थोड़ा कैसा चल रहा है नीचे, सही चल रहा है, सब समझ में आ रहा हो? अरे बोलो। हाँ, The table lists characteristic anatomical feature and names of the plant. Choose the option that correctly matches plant with their characteristic feature. अब यार ये क्वेश्चन जो है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं तो कभी मैं बनाता ही नहीं, क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, ये मेरे से बनता भी नहीं, सच बात तो ये। बट हाँ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर हम प्रोस्टिल की बात करें तो प्रोस्टिल जो होता है वो प्रिमिटिव आपका बेसिकली वेस्कुलर अरेंजमेंट होता है, और ये बेसिकली आपका इसके अंदर देखने को मिलता है शिलेजिनेला स्पीशीज में। तो फर्स्ट वाला जो है वो सी के साथ मैच करेंगे अगर अपन, तो फर्स्ट वाला सी के साथ दो जगह मैच हो रहा है, ए और सी में। यहाँ पे फर्स्ट वाला सी यहाँ दो जगह आ गया, सेकंड वाला बी और ए में से अपने को देखना पड़ेगा, सेकंड वाला बी और ए में से कोई एक होगा। तो अगर हम स्फिनोस्टेले की बात करें जिसके अंदर सेंटर पिथ प्रेजेंट होता है और मॉड्यूलेटेड प्रोटोस्टेले यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है मार्सिल या राइजोम में।
और मार्सिलिया राइजोम की अगर अपन बात करें तो फर्न है, बेसिकली इट्स अ फर्न। मार्सिलिया राइजोम क्या है, फर्न है, तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है। और सेकंड जो है वो बी के साथ जाना चाहिए। सेकंड अगर बी के साथ जा रहा है तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है जो सही बन रहा है, एंड दैट इज फर्स्ट। फिर 3 का डी हो जाता है और डी इक्विस्टेम है, तो यूस्टेले से वैसे तुम थोड़ा दिमाग लगा के इक्विस्टेम इस पे जा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो D3 3 जगह है, फिर तो उनको पता है कि तुम ये दिमाग लगाने वाले हो, तो उन्होंने तुमसे पहले ही लगा के दे दिया है। ठीक है, तो आंसर इज योर ए। मैं इस तरह के सवाल नहीं बनाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं इनके ऊपर दिमाग लगाऊं तो ये मेरा साथ देंगे इतना ज्यादा। तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, इट्स यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट, ये भी यूनिट नंबर 9 का ही क्वेश्चन है, ऑल्दो मैं समझा दे रहा हूँ इसको, बट इसको डाइवर्सिटी में कवर करेंगे हम अभी। यहाँ पे तो आप समझ लो, द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फीचर्स एंड प्लांट जेनेरा। तो यहाँ पे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक इस तरीके के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का इससे कोई दिमाग बनता नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियाइड ये आपका देखने को मिलता है पॉलीगोनम में, इट्स इन पॉलीगोनम, पॉलीगोनम हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये पॉलीगोनम हो गया यहाँ पे ए का डी, और बाइस्पोरिक मोनोस्पोरिक था यहाँ पे ना, ये बाइस्पोरिक एक न्यूक्लियाइड, ये मोनोस्पोरिक और ये बाइस्पोरिक। ये बाइस्पोरिक और मोनोस्पोरिक समझते हो, बताओ कमेंट में क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा बहुत हम भी तो बातचीत तो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका अगर अपन बात करें तो ये जाना चाहिए एलियम ओनिथेरा और पेपरोमिया, और ठीक है पेपरोमिया, ये आना चाहिए आपका सेकंड के साथ जाना चाहिए ये। तो यहाँ पे बी शुड गो विथ सेकंड। हाँ, तो ये तो दोनों साथ में हो गए, और 3 should go with A, and yeah like this 4 should go with C। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में एलियम ओइनोथेरा वगैरह के, तो अगर तुम बॉटनी से बिलोंग करते हो, इफ यू बिलोंग फ्रॉम बॉटनी, नाउ यू शुड प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इन रियलिटी दे विल नॉट बी एबल टू टेक द पर्टिकुलर चैलेंज। तो ये फिर तुम्हारे लिए ब्राउनी पॉइंट्स हो जाते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सम जनरलाइज्ड generalization related to wood anatomy of higher plants। पहला क्या बोल रखा है, the axial system of coniferous wood consists mainly or entirely of tracheids। पहला स्टेटमेंट तो ये दे दिया हमको कि जो एक्सियल सिस्टम है आपका कॉनिफरस वुड का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैकेट्स देखने को मिलता है, मेनली एंड एंटायरली ऑफ ट्रैकेट्स। ये पहला दे रखा है, और ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि आपका जो एक्सियल सिस्टम है, जो आपका एक्सिस पे से चल रहा है सीधा का सीधा, ये आपको वाटर ट्रांसपोर्ट में और स्ट्रेंथ देने में मदद कर रहा है, तो ए तो सही है। इफ ए इज करेक्ट, बी क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, द रेज ऑफ कॉनिफर्स टिपिकली कंटेन ओनली पेरेन्काइमा सेल। बट यहाँ पे दूसरी सेल्स भी देखने को मिलती है लाइक ट्रैकिड्स और रेजिंग डक्ट, एंड इसी वजह से बी जो है ये ओनली की वजह से गड़बड़ होगी, यहाँ पे ओनली की वजह से ये गड़बड़ है। द रेज ऑफ एंजियोस्पर्म टिपिकली कंटेन बोथ स्क्लेरेन्काइमा सेल एंड द ट्रैकिड सेल्स। और सी भी यहाँ पे फिर गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेज जो है, यहाँ पे आपकी पेरेन्काइमा जो है, रुक जाओ, कॉनिफर्स में थोड़ी देखने को, रुक जाओ, रेज ऑफ एंजियोस्पर्म टिपिकल कंटेन बोथ स्क्लेरेन्काइमा, नहीं स्क्लेरेन्काइमा और ट्रैकिड्स देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे पेरेन्काइमा देखने को मिलता है, इट इज पेरेन्काइमा, PAREN, पेरेन्काइमा देखने को मिलता है, और ट्रैकिड्स का कोई लेना देना नहीं है एंजियोस्पर्म की बात करें तो, बट गलत है। एंजियोस्पर्म वुड में बी इधर डिफ्यूज पोर और रिंग पोरस। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग तरीके की पोरिसिटी हमको देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो हमारे पास में ए और डी दो जो चीजें हैं वो सही हो जाती है, विच इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। और यहाँ पे हमने बेसिकली दो चीजें ली है, जस्ट गिव मी मोमेंट, हम पानी वानी पिए थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको ट्राई करो, करने की कोशिश करो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आई नो कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, छोटू सा, बट कोई नहीं यार, थोड़ा सा देख चलते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम देखो। इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंटरैक्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइन्स, ये वाइन्स वो वाला वाइन नहीं है ना, ये वाइन मतलब वो बेल, लताएं,
अच्छा हो गया है थोड़ा were grown in plots under normal level of CO2, इसको बोल दिया कंट्रोल, एंड अंडर आर्टिफिशियल एलिवेटेड एटमॉस्फेरिक CO2। तो एक जगह हमने CO2 बढ़ा के ग्रो करा है और एक जगह नॉर्मल CO2 पे ग्रो कर रहा है। इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड CO2 लेवल्स ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ 7 इयर्स। 7 सालों के लिए क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 से 7 सालों तक के लिए हमने काम काज शुरू किया है। और यहाँ पे हमने आयन और मोलिब्डेनम का जो लेवल है, आयन और मोलिब्डेनम का जो लेवल है इसमें, उसको भी हमने क्या देखा है, लीव्स में रखा है। तो कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, और ये जो व्हाइट वाले हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें हमने ये आयरन का लेवल है और ये मोलिब्डेनम का लेवल है लीव्स के अंदर, कंसंट्रेशन इन लीव्स। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताना क्या है इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन नॉट बी मेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैन नॉट पूछा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछेंगे तो देयर इज, यहाँ पे देखो, डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कोरिलेट्स विद द डिक्रीज लेवल ऑफ लीफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर होने से रहा, ये तो सही है ना। आयरन और मोलिब्डेनम का जो लेवल है वो गिर रहा है, इस वजह से हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सिंग मशीनरी नहीं बन पा रही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मशीनरी नहीं बन पा रही प्रॉपर, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो धीरे धीरे ऐसे नीचे जा रहा है। दिख रहा है यहाँ से, ये पहला डॉट, फिर ये दूसरा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हल्का सा यहाँ पे उठाव है 6th और 7th के बीच में, बहुत लाइट सा। तो ये बात तो सही है, ये तो बताया जा सकता है, पहला तो नहीं है। एन इनिशियल एक्सपोजर टू एलिवेटेड CO2 इंक्रीज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज प्लांट्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले साल में देखो कितना ऊपर पहुंचा दिया था इन्होंने, फिर दूसरे साल से धीरे से एकदम डिप आया। तो शुरू के 1 साल में तो बहुत ऊपर पहुंच गए थे हम, बेस पहले हमारा यहाँ था, हम काफी ऊपर आ चुके हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही देखने को मिल रही है कि हाँ ऐसा भी है। देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू एलिवेटेड CO2 ट्रीटमेंट। और यहाँ पे ही गड़बड़ है, देखो ये दिख रहा है, ये हल्का सा ये यहाँ पे डिप है और फिर ये पॉइंट ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर है ये, तो कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं है, और यही हमारे पास में, हम इसको नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूअस डिक्रीज है। अगला क्या दे रखा है, प्लांट एक्सपोज टू कंटिन्यूअस एलिवेटेड लेवल ऑफ CO2 हैड लोअर लेवल ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम इन देयर लीव्स। बिल्कुल डेफिनेटली, तो ए बोला जा सकता है, बी बोला जा सकता है, डी बोला जा सकता है, सी नहीं बोला जा सकता। और सी नहीं बोला जा सकता है तो वही तो हमसे पूछा था ना, क्या नहीं कहा जा सकता, तो सी नहीं कहा जा सकता। लेट्स मूव ऑन, अगले कहानी पे चलो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दिसंबर 2019। मतलब अच्छे के सारे खासे सवाल हो गए थे यार, इसमें 17 क्वेश्चन हो गए इस पेपर में, बट कोई नहीं, मजा आया होगा तुमको, आई होप। पहला सवाल, which of the following factor is known to be involved in postponing program cell death in serial aileron until endosperm mobilization is complete। तो ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, बार्ले वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, कि बार्ले वगैरह में जो आपका मोबिलाइजेशन होता है अल्टीमेटली स्टार्च का, जिसकी वजह से हम ग्रोथ करवाते हैं, तो वो कैसे सेटअप होता है, क्योंकि एलेरोन लेयर से हाइड्रोलाइसिस होते हैं ना, जो जिब्रेलिक एसिड के उसमें कंप्लीट काम आते हैं। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर है वो क्या है हमारे पास में, एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, ये जर्मिनेशन को प्रमोट करवाता है, तो जर्मिनेशन को प्रमोट करवाता है तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम सेल डेथ को स्पीड करवाएगा। इट प्रमोट्स प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ एलुरॉन, सो दैट वहां से आपके एंजाइम्स रिलीज हो, वो एंजाइम्स नीचे जाके स्टार्च को हाइड्रोलाइज करें, वो स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर आपका प्लांट में ग्रोथ करवाए, दैट इज सीड डोरमेंसी को खत्म कर देना। बट यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि नहीं, हमको वो नहीं करना है, हमको तो अभी पीसीडी को पोस्टपोन कराना है, मतलब अभी नहीं करवाना है आपका प्रोसेस और अभी नहीं रिलीज कराना है एंजाइम, तो फिर उसके लिए हम डोरमेंट रखेंगे, और डोरमेंट रखने के लिए हमारे पास एबीए एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। बाकी एसिडिक पीएच ऑफ वैक्यूल, इसका कोई लेना देना नहीं है। साइक्लिक जेएमपी मीडिएटेड सेल ट्रांसडक्शन पाथवे, ऐसा भी कोई रेलेवेंस यहाँ नहीं देखने को मिलता है, बेटर ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला सवाल क्या है, Which one of the following reaction takes place during the reduction phase of the Kelvin-Benzer cycle? भैया ये प्लीज ध्यान रखना कौन सी फेज में क्या होता है, 4-5 सवाल इसमें अभी तक आ गए 2021-21 तक में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और पहले रिडक्शन फेज देखने से पहले अपन इधर आ जाते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे का पूरा समरी है अपने पास में। ये पहला कार्बन फिक्सेशन, 3 CO2 रुबिस्को के पास आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसराइड पीजीए के बनते हैं, ये पहली स्टेप होती है कार्बन फिक्सेशन। तो राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट आरयूबीपी CO2 के साथ जुड़ा, पीजीए बना दिया, पहली स्टेप होगी फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर हमने पीजीए को यूज किया, एटीपी और एनएडीपीएच यूज करें, यहाँ पे हमने रिड्यूस करवाया इसको और हमने बनाया फिर 3PGAL विच इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फिर हमने एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आगे बेच के 2 मॉलिक्यूल से ग्लूकोज डेवलप करवाया, 2 बार साइकिल चला के 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यूज करके ग्लूकोज बनवाया। बचे हुए फिर से 3 एटीपी और यूज करते हुए वापस हमने रीजनरेशन फेज चला दी। तो बेसिकली यहाँ 3 फेजेस चल रही है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, और इसके बेसिस पे आपका सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है।
तो इसका ध्यान रखना है अपने को कि किसके बाद क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अगली बात अगर अपन यहाँ पे करें तो हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सी वैल्यू जो है रिडक्शन फेज की रिएक्शन है। रिडक्शन फेज की रिएक्शन ये रही 3 पीजी है आपका, किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 पीजीएल में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये रही वो रिएक्शन हमारे पास में 1,3 बाई पीजीए इंटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, here it is, yeah here it is 1,3 बाई पीजीए इंटू योर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इसको 3 पीजीए भी बोल सकते हैं, आई थिंक इट इज 1,3 बाई पीजीए थोड़ी होता है, एक मिनट रुको, 3 pga, yeah, it is 3 pga, yeah, so second is the correct statement, let's move on। अगला क्या है, which one of the following part of the root is involved in perceiving gravity। तो ग्रेविटी कौन परसीव करता है भैया, तो ग्रेविटी रूट कैप परसीव करती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। रूट कैप अगर आप हटा दोगे तो फिर रूट इधर उधर रैंडमली भागने लगेगी और उस वजह से प्रॉपर ग्रेविटोपिज्म नहीं चलेगा, तो रूट कैप सीधा सीधा आंसर होता है इसका, है ना। अच्छा, इसको एक वर्ड और बोलते हैं, और वर्ड जो है वो आप बताओगे कि और दूसरा नाम क्या है रूट कैप का, और अगर वो बता सकते हो तो अच्छी बात है। इसके अंदर चलो नाम मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैलिप्ट्रा बोलते हैं इसको, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा के अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स मिलती हैं, उन सेल्स का क्या नाम है जिसकी वजह से ग्रेविटी को परसीव कर पाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाइल स्क्रीनिंग एंड ईएमएस म्यूटाजेन, ईएमएस इथिलीन मीथेन सल्फोनेट जो हमारा क्या है म्यूटाजन है, तो ईएमएस म्यूटाजेनाइज पॉपुलेशन ऑफ अ प्लांट, अ रिसर्चर आइडेंटिफाई अ म्यूटेंट विद रिड्यूस्ड जिब्रेलिक एसिड सेंसिटिविटी। जिब्रेलिक एसिड आप ज्यादा दे रहे हो तो भी काम नहीं कर रहा है। Which one of the following protein is most likely to be defective in this mutant? कौन सा वाला जो है प्रोटीन इसमें डिफेक्टिव होगा। तो देखो यहाँ पे अपन ने बात की थी कोई इवन याद है, थोड़ी देर पहले बात की थी, तो कोरोनेटिव इंसेंसिटिव वन, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स जो कि इथिलीन में काम करता है, सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग रिलेटेड काइनेस 2, इसका यहाँ रेलेवेंस नहीं है, तो ये और ये तो ऐसे ही चला जा रहा है। ये आपका जैस्मोनिक एसिड से रिलेटेड था, तो आंसर क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे पीआईएफ, क्योंकि जो पीआईएफ है ये बेसिकली आपका क्या करता है, अल्टीमेटली जीए के साथ में इंटरेक्ट करता हुआ इसका जिब्रेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है, और ये जीए की रिस्पॉन्स काइनेसिस देता है, आई मीन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिव जीन्स में से एक है, जीए रिस्पॉन्सिव जीन्स जो होता है उनका टारगेट होता है ये, जीए रिस्पॉन्सिव जीन्स का टारगेट है हमारे पास पीआईएफ। पीआईएफ करता क्या है, ये रेगुलेटर है आपका किसका, अल्टीमेटली फोटोमॉर्फोजेनेसिस का, ठीक है। एसएनआर के ये एबीए के साथ रिलेटेड है, एबीए में तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा अगर सिग्नलिंग अच्छे से कवर करिए तो। बाकी तो आपका इथिलीन बता ही दिया है अपन ने, कोई वन तुम ऑलरेडी जानते हो। ईएमएस के बारे में थोड़ा सा मुझे अगर कमेंट में बता सको, तो जो भी तुमको आइडिया हो इसके बारे में बिल्कुल बताना कि क्या चेंज करता है ये, किस तरीके से म्यूटाजेनेसिस करता है ये, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट ईएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, vascular wilts are widespread and destructive plant disease. The symptoms of this disease are primarily caused by clogging of। क्या सिम्टम जो आते हैं आपके वेस्कुलर विल्ट्स की वजह से, वो किसके क्लॉगिंग की वजह से आते हैं। अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी विल्टिंग की बात करते हैं तो हम वाटर के बारे में बात करते हैं, और वाटर जो है वो सीधा सीधा आपका जाइलम से रिलेट होता है, तो जो जाइलम वेसल्स हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे कहानी है। तो जाइलम वेसल में आपका प्रॉब्लम आता है, वाटर ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है और वेस्कुलर विल्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। विल्टिंग मतलब वही मुरझाना और ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अगली कहानी क्या है भैया, ये भी थोड़ा सा रिलेटेड है आपका इससे डाइवर्सिटी से, बट कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ की प्लांट ट्रेट, क्या क्या, सेप्रोफिटिक डोमिनेंट होना चाहिए लाइफ साइकिल, वेस्कुलर टिश्यू होना चाहिए और सीड्स नहीं होना चाहिए। अब अगर सीड नहीं है तो मोनोकॉट्स तो होने से ही रहा, पॉसिबल ही नहीं है वो, है ना, सीड होते हैं उसके अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर हमारे पास में निकल के आ रहा है मोसेस, मोसेस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये लाइफ साइकिल और वेस्कुलर टिश्यू का इशू है, तो ये नहीं हो सकता। फर्न्स बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि इसके अंदर आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट भी है, इसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम जैसे वेस्कुलर टिश्यू भी देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर कोई सीड्स भी देखने को नहीं मिलते, ये स्पोर्स से इनका काम चलता है, ठीक है। साइकिट की अगर अपन बात करें तो फिर ये वही प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे आपके सीड्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है और वो पूरा सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन को, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है हमारे पास में, yeah, simple direct question. Next, which one of the following plant has a bisporic 8 nucleate bipolar embryo sac development? ये bipolar यहाँ पे खत्म हुआ, embryo sac development। अगर अभी अभी पढ़ के आया हो, पीछे अपन ने कवर किया था इसको, bipolar 8 nucleate, तो एलियम में होता है ये अनियन। एलियम मतलब अनियन ही होता है ना, बताना जरा ये सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ मैं, यस और नो, यस और नो। अगला, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी ऑफ 2019 पेपर। अगली कहानी क्या है भैया, देखे जरा, पहला सवाल,
बहुत डायरेक्ट, अगेन बहुत डायरेक्ट, देखने में तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इतना ज्यादा इजी है नहीं, क्योंकि मजेदार सवाल था ये। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं होते, ऐसा लगता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है बट इनके सॉल्युबल रिसेप्टर्स होते हैं। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के सॉल्युबल रिसेप्टर, ए और बी, ए बी के साथ जाना चाहिए, तो बी और सी आंसर हो सकता है, मतलब 2 एंड 3 ऑप्शन, फर्स्ट एलिमिनेट, फोर्थ एलिमिनेट। ए बी के साथ यहाँ जा रहा है तो बी ए के साथ ऑब्वियसली हो गया फिर ये, तो ये तो खत्म हो गई कहानी। अब आपको देखना है कि कौन सा वाला फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, कौन सा वाला प्रोटियोसोम से चल रहा है, इस बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपके ये हैं भाई साहब सोल्यूबल रिसेप्टर के साथ में, इनका पूरा का पूरा खेल अगर तुमको याद आ रहा हो तो टिर वन और ऑक्स आई या ऑक्स वन के बारे में अगर तुमको याद हो, तो सारा का सारा खेल प्रोटियोसोम मीडिएटेड ही है। अगर तुमको डेला रिप्रेसर और जीआईडी वन याद आ रहा हो, जो कि जिब्रेलिन में बात करते हैं, तो वो भी आपका प्रोटियोसोम मीडिएटेड ही है। तो यहाँ पे सोल्यूबल रिसेप्टर और प्रोटियोसोम। तो ए बी टू कहाँ है, देखो ए बी टू दो जगह है क्या, ये रहा, एक ही जगह है, A B2 B1, ये रहा, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी जो है हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखने में तो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट उतना ट्रिकी है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा ये, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 5-7 सेकंड लो, थोड़ा देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। Which one of the following graph best represents the net CO2 fixation in typical C3 and C4 plants under increasing CO2 concentration? सेचुरेटिंग लाइट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेचुरेटिंग लाइट मतलब बराबर जितनी लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस की उतनी मिल रही है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बेसिकली बोला क्या है। ये ऊपर C3 का ग्राफ दे रखा है और ये C4 का ग्राफ दे रखा है, सब जगह C3 जो है ये डैश लाइन है और सॉलिड लाइन जो है वो C4 ही है। यहाँ पे ये C4 है, ये C3 है, यहाँ पे ये C4 है और ये C3 है, ठीक है। ये ग्राफ्स हमको दे रखे हैं, डैश लाइन और सॉलिड लाइन। देखो पहली चीज तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि C3 प्लांट जो होगा हमेशा ये आपका धीरे धीरे करके अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपना CO2 पॉइंट जो है वो बढ़ाते जाते हैं और उनका नेट फिक्सेशन एकदम से शूट नहीं करता है। और उसका सीधा कारण क्या होता है कि जब बाहर CO2 कम है तो रुबिस्को को उतना CO2 मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि रुबिस्को के लिए C3 प्लांट में कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है जिसको हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन या CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसीलिए C3 प्लांट्स जो होंगे वो हमेशा नीचे होंगे। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं कि इन दोनों में हमने C3 प्लांट को ऊपर रख रखा है। जीरो यहाँ है ना, ये जीरो यहाँ है, तो जीरो को कंफ्यूज नहीं करना है, जीरो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो C3 प्लांट ऊपर तो हो ही नहीं सकते, तो सी और डी में से आंसर होगा। और उसमें अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो C3 प्लांट्स हैं ये बेसिकली धीरे धीरे बढ़ेंगे, मतलब इनका CO2 का जो कंजम्पशन है या जो फिक्सेशन है वो बढ़ेगा और डायगोनली रिलीज करेगा। और डायगोनली क्यों रेज कर रहा है ये, उसका कारण ये है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आसपास CO2 बढ़ती जाएगी ये भी धीरे धीरे अपना फिक्सेशन रेट बढ़ाते जाएंगे। बट C4 के साथ ऐसा नहीं होगा, C4 जो होगा वो एकदम से शूट करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके पास में CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, तो लोअर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी एकदम से शूट करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक इंटरेस्टिंग केस तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नीचे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये C3 है और यहाँ से ये C4 है, और ये जो करेक्टनेस है ये गड़बड़ है इन ग्राफ के अंदर, अगर तुमको दिख रहा हो ध्यान से तो मैं बना देता हूँ, चलो इसको, ये यहाँ से लाइन यहाँ आ रही है और C3 यहाँ से निकल रहा है। ये जो डिफरेंस है यहाँ पे नहीं है, C3 यहाँ नीचे से आ रहा है और C4 यहाँ से शूट कर रहा है। इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है ये बिल्कुल सही तरीके से डिपिक्ट कर रहा है जो C3 और C4 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब लो लेवल ऑफ CO2 होंगे, जब जीरो से नीचे मतलब लो लेवल में, तब आपके मतलब बहुत ही कम CO2 जब होगा तब आपका C4 हमेशा ऊपर ही होना चाहिए एज कम्पेयर टू C3। यहाँ पे हमने C3 को ऊपर रखा और C4 को नीचे कर दिया, तो फिर कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म क्या C3 में आ गया, तो गलत हो गया ना, एंड दैट इज व्हाई C इज करेक्ट, D इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, सर्टेन प्लांट स्पीशीज प्रोड्यूस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको अगर नहीं पढ़ा है तो, बेसिकली स्ट्रेस फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और इतना करोगे तो वैसे हो जाएगा ये। Certain plant species produce cyanogenic glycosides to protect them from pathogens.
A researcher has identified a variant of such a plant that has higher level of cyanogenic glycoside, yet it is highly susceptible to specific fungal pathogen. तो कोई specific fungal pathogen उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, although उसके अंदर काफी सारे cyanogenic glycosides तो हैं. To interpret this counterintuitive observation, the researcher hypothesizes that the fungal pathogen has higher level of. किसका higher level है जिसकी वजह से जो है ग्लाइकोसाइड होने के बावजूद भी उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है. तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो, बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है ये आपका क्या है, अगर हम बात करते हैं तो या बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी जो है ये आपके जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है इसको ब्रेक करके यहाँ पे साइनाइड को रिलीज करवाती है. तो अगर साइनाइड रिलीज होगा तो फंगस मर जाएगी क्योंकि फंगस के पास अल्टरनेटिव ऑक्सीडेजेस इतना इजीली नहीं है. तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि हमको बोला गया है कि ससेप्टिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि ये फंगस जो है इस ग्लाइकोसाइड के इफेक्ट से बची हुई है. यहाँ साइनाइड रिलीज होगा तो फिर इफेक्ट आएगा, तो ये गलत हो जा रहा है. वन कहाँ पे है, ये गलत हो गया. ए स्टेटमेंट अपन ने एलिमिनेट किया, आई मीन फर्स्ट ऑप्शन. फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी, तो फॉर्मामाइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी जो होगा ये आपका क्या करता है, बेसिकली ये भी वही काम कर रहा है जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज कर रहा है, ग्लूकोसाइडेज कर रहा है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जब ये आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड को ब्रेक कर रहा है तो ये डू नॉट रिलीज साइनाइड, डू नॉट रिलीज साइनाइड, और यही डिफरेंस है बस. ये साइनाइड रिलीज कर रहा है, साइनाइड रिलीज नहीं कर रहा है. अब ये साइनाइड रिलीज नहीं कर रहा है और ब्रेक भी कर दे रहा है तो ये बेटर हो गया क्योंकि इससे हम फंगस बच जाएगी. तो फंगस के अंदर हाई लेवल अगर होगा तो बढ़िया रहेगा. तो बी और डी में से हो सकता है. अब 3 और 4 दो बच रहे हैं हमारे पास में. 3 जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम. देखो साइटोक्रोम P450 एंजाइम अगर ज्यादा होता भी है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है ना, तो इसका कोई सच रिलेवेंस यहाँ बनता नहीं है. तो बी एलिमिनेट हो रहा है तो डी ही हमारे पास में, आई मीन फोर्थ ऑप्शन जो है 2 एंड 4, 2 एंड 4th स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. साइनाइड रेजिस्टेंट अल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्टिविटी, हो सकता है कि इस फंगस के अंदर भी अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज हो जिसकी वजह से इसके ऊपर साइनाइड का इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इसके ऊपर काम कर ही दे रहे. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following statement were made with the assumption that the concentration of 3-phosphoglyceride is high inside chloroplast of an actively phosphosynthesizing leaf. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो हमको ये बोला गया है कि बहुत ज्यादा 3-phosphoglyceride का हाई लेवल देखने को मिल रहा है हमको, जिसके अंदर एक्टिव फोटोसिंथेसिस चल रहा है लीफ के अंदर, उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर. उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस हमको दे रखे. हमको बोला गया है कि आपको करेक्ट बताना है कि कौन कौन से अजम्पशंस जो हैं वो इस स्टेटमेंट के साथ में, जो लीफ बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस कर रही है उसके साथ सही जाते हैं. देयर विल बी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट इन द क्लोरोप्लास्ट. तो देखो अगर ट्रायोस फॉस्फेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड क्या है, एक तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ट्रायोस फॉस्फेट को बढ़ाने में मदद करेगा. बिल्कुल. देखो पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनो. स्टेटमेंट हमको ये बोल रहा है कि 3 पीजीए का लेवल बहुत बढ़ रहा है. इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत ज्यादा केल्विन साइकिल रन करती है जिसकी वजह से 3 पीजीए बहुत सारा बन रहा है. अब जब वो बहुत सारा बन रहा है तो उसका लेवल बहुत सारा दिख रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में ट्रायोस फॉस्फेट भी बहुत ज्यादा होगा क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली क्या है, केल्विन साइकिल का बाय प्रोडक्ट है. तो यह बिल्कुल सही बात है, या केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है जो आगे जाके ग्लूकोज बनाए. द एक्टिविटी ऑफ एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड. नाउ ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली स्टार्च सिंथेसिस के लिए, फॉर सिंथेसाइजिंग स्टार्च, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से स्टार्च का जो डेवलपमेंट है वो आपका एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज करवा रहा है. तो इस वजह से, और ये जो G1P है ये कहाँ से आ रहा है, ये ट्रायस फॉस्फेट से आ रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ट्रायस फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आ रहा है. तो ट्रायस फॉस्फेट बहुत ज्यादा है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी बहुत ज्यादा होगा, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को स्टार्च में कन्वर्ट करके. अब क्यों कर रहे हैं हम स्टार्च में कन्वर्ट, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा केल्विन साइकिल चल रही है ना. तो जब बहुत ज्यादा केल्विन साइकिल चल रही है तो हम स्टोर करेंगे फूड को, हम वहां पे उसको खाएंगे थोड़ी, सुक्रोज के फॉर्म में थोड़ी मेंटेन करेंगे. तो इसी वजह से यहाँ पे आपका ये एंजाइम जो होगा इनहिबिट नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनहिबिटेड, इट इज गोइंग टू बी ओवर एक्सप्रेसिव. तो ये सेकंड वाला गलत हो जाता है. द कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम सुक्रोज टू स्टार्च. जस्ट मैंने तुमको अभी बताया कि बहुत सारा खाना बन रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, खाने के लिए नहीं रखेंगे उसको, स्टोर कर देंगे. तो थर्ड तो सही है. स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड, नो इट विल नॉट बी इनहिबिटेड, इट विल बी प्रमोटेड, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे फोर्थ जो है वो गलत. 1 एंड 3 कहाँ गया भैया, 1 एंड 3 हियर, 1 एंड 3. नेक्स्ट पे चलें. अगला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स. कर लेते हैं कंसिडर, बट पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर कंसिडर भी कर लेंगे. सही है, ट्राई करो इसको पहले, फिर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर. फोटोबायोलॉजी का क्वेश्चन.
चलो आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट। पहला, chlorophyll absorbs more in the red region of the visible spectra than in the far red. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोर, ये पहले बोल दिया इन्होंने, ये फैक्ट है। हाँ, स्टेटमेंट यहां खाने शुरू हो। द फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर of plant occur in two interconvertible form, PR and PFR, where red light converts PR to PFR and far red converts PFR to PR. ये बिल्कुल सही बात लिखी है, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी है। बेसिकली फैक्ट्स है ना, तो फैक्ट्स तो सही लिखे होंगे। Growing a sun plant under the canopy shed causes increased stem elongation, ठीक है, ये वाली एक फैक्ट और बोल दी गई है। Which one of the following combination of the statement is correct for the plant growing under the canopy as compared to those growing above the canopy? ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात लिखी है, बट इतना सिंपल सवाल है नहीं, दिमाग खराब कर सकता है सवाल, ध्यान से सुनना। क्लोरोफिल रेड लाइट में ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसका मैक्सिमम आता है यहाँ पे एब्जॉर्बेंस का, बिल्कुल हम जानते हैं बात। और बिल्कुल हमारा जो फाइटोक्रोम होता है वो भी पीआर और पीएफआर में कन्वर्जन चलते हैं उसके अंदर। यहाँ पे रेड लाइट से होता है और यहाँ पे फार रेड से होता है। रेड को तुम बोल सकते हो कि इट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, फार रेड को तुम बोल सकते हो इट इज प्रेजेंस ऑफ डार्क। आपको बोला गया है कंपेयर करना है कैनोपी से सामने वाले को। तो अंडर द कैनोपी जो होगी वो लाइट कैसी होगी, वहां पे लाइट के अंदर रेड का कंसेंट्रेशन कम होगा और फार रेड का ज्यादा होगा, क्योंकि अब क्या हो रही है, ऊपर कैनोपी लगी हुई है, तो जब लाइट आ रही है तो फार रेड जो है वो तो नीचे तक जा पा रही है हायर वेवलेंथ वगैरह की वजह से, और रेड वहां रुक जा रही है। तो अगर हम रेड अपॉन फार रेड के रेशियो की बात करेंगे, तो रेड अपॉन फार रेड के रेशियो की बात करेंगे, तो फार रेड अगर ज्यादा है और रेड कम है तो कंप्लीट रेशियो क्या होगा, न्यूमरेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरा कंप्लीट रेशियो क्या होगा, लोअर होगा। तो रेड अपॉन फार रेड का रेशियो तो लोअर है, और अगर ये सही है तो ए और सी में से आंसर हो सकता है। पहली चीज तो ये समझ में आई। क्योंकि रेड अपॉन फार रेड का रेशियो लोअर है तो यहाँ पे बी और डी एलिमिनेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पी आर अपॉन पी एफ आर रेशियो इज हायर, मतलब पी आर अपॉन पी एफ आर रेशियो इज हायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पी आर होगा वो ज्यादा होगा और पी एफ आर कम होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेड अपॉन फार रेड का रेशियो कम है, मतलब रेड कम आ रही है और फार रेड ज्यादा आ रही है, तो फार रेड अगर ज्यादा आएंगी तो वो पी एफ आर को कन्वर्ट करेंगे काय में, पी आर में। रेड आ नहीं रही है तो पी आर टू पी एफ आर इतना कन्वर्जन होगा नहीं, तो पी आर ज्यादा होगा, पी एफ आर कम होगा। इसको वापस से एक बार रिकॉर्डिंग को पीछे करके सुन लेना अगर दिक्कत आए तो। पी आर ज्यादा होगा और पी एफ आर कम होगा, तो पी आर अपॉन पी एफ आर का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है, तो इसीलिए यहाँ पे लोअर लिखा है, यहाँ पे हायर लिखा है, तो ए स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है और बाकी के स्टेटमेंट सब गलत है, बी सी और डी। पीएफआर इनहिबिट सिस्टम एलोंगेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है जब आपकी लाइट आ जाती है, तब एक बार लाइट आ गई तो पीएफआर फॉर्म बन गया फाइटोक्रोम का। अब प्लांट को पता है कि यार अब मुझे ग्रो नहीं करना है क्योंकि उसमें तो लाइट तो मिल गई, तो मैं इस टाइम इलोंगेट करके अननेसेसरीली अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं, मैं दूसरे काम में लगाऊंगा ना उसको। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे पीएफआर जो है ये आपका इनहिबिट करता है स्टेम एलोंगेशन को, ये बात ध्यान रखने वाली थी। ठीक है, तो बीसीडी क्या लिखे, बीसीडी अपोजिट ले लिखे हैं, बाकी वो भी सही है लेकिन उल्टे तरीके से सही है। ए बिल्कुल परफेक्टली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, और ये फैक्ट क्वेश्चन है, कहने में दिख रहा होगा टेबल, बट ये है पूरा कंप्लीट तरीके से फैक्ट। अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो इसको अगर हम चाहते हैं कि ये अच्छी, अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्लांट फोटोसिंथेटिक टाइप विद द टेम्परेचर एंड सनलाइट कंडीशन इन विच, ध्यान देने वाली बात, फोटोसिंथेटिक रेट पर यूनिट लीफ एरिया इज मैक्सिमम। इसका मतलब फोटोसिंथेटिक रेट पर यूनिट लीफ एरिया मैक्सिमम कब होगी, जब C3 जो है वो आपके रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को रन करे और आपके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को रन ना करे। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको हाई टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर अगर हमने ले लिया तो हमारा जो CO2 होगा वो बचेगा नहीं और हमारी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चालू होगी, फोटो रेस्पिरेशन की इवेंट चालू हो जाएगी। तो C3 1 के साथ में जहां जहां पे भी दिख रहा है, मतलब A1 के साथ जहां जहां दिख रहा है उसको एलिमिनेट मारो फटाफट। या तो A3 के साथ हो सकता है या 2 के साथ हो सकता है। बहुत कम टेम्परेचर भी रिस्कियर है हमेशा, तो वहां पे भी नहीं जाएंगे हम कहां जाएंगे, C3 के लिए मॉडरेट टेम्परेचर पे। तो A का 2 सिर्फ A के ऑप्शन में दिख रहा है और वहीं से एलिमिनेट होके ये आंसर तो निकल गया है। तो A का 2 और Q का क्या मतलब है, मॉडरेट ही होना चाहिए टेम्परेचर और मॉडरेट ही होना चाहिए सनलाइट इन केस ऑफ C3। C4 में क्या चाहिए हमको, अब C4 का खुद से देखो यहाँ पे, अब C3 का आता है तो C4 का वैसे ही बना सकते थे तुम। बी का 1 हाई टेम्परेचर चाहिए इनको, बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर में इनको बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बात क्रेंज एनाटॉमी है, अपने हिसाब से ये सेटअप कर लेंगे, मीजोफिल और बंडल शीट में काम चल जाएगा। और हाई सनलाइट में भी इनका काम काज बढ़िया चलेगा, टेम्परेचर हाई है मतलब सनलाइट हमको हाई ही चाहिए। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी समझ में आई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं।
Several plant produce metabolites, secondary metabolites से question आ गया है with important medical properties and have been extensively used in traditional medicine across the world. Many of these compounds can now be purified and synthesized and are used in modern medicine. Given below is a list of metabolites, their plant source and medicinal use. आपको सबको जोड़ना है एक साथ. देखो, अब अगर तुमने बहुत आसान चीजें भी पढ़ी है तो तुमने मॉर्फिन और पेपेवर सोमनिफेरम तो पढ़ा ही होगा. तो सी का 2 से मैच करके देखते हैं अपन. और तुमने ये भी सुना होगा कि बहुत ज्यादा दर्द जब होता है किसी को तो उसको सीवियर पेन में मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं. मूवीज में भी होता है ऐसा. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिख रहा होगा. नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब जो नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करेगा और एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर है. तो ये एक चीज अगर अपन मिला लें, अगर तुम मूवीज भी देखते हो तो भी तुम बना सकते थे. तो सी का 2 और टी ये मिलना चाहिए. तो सी का 2 और टी सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है और कहानी यहीं से खत्म हो जाती है. बाकी ऑब्वियसली मतलब मैं बाकी 3 पे भी जानता हूँ थोड़ी बहुत बातें. आर्टेमिसिनिन आर्टेमिसिया एनुआ से मिलता है और ये एंटी मलेरियल है. डिजॉक्सिन जो है ये डिजिटलिस परप्यूरिया से मिलता है और ये आपका कार्डियक एरिथमिया में या एलिमेंट में यूज किया जाता है. क्योंकि ये बेसिकली, अच्छा ये तुम बताओ चलो, डिजॉक्सिन कहाँ पे काम करता है, कौन से पंप पे काम करता है ये, और इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी क्या है डिजॉक्सिन की. ठीक है, ट्राई करो. लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर 2020 शिफ्ट 1 सेक्शन बी. पहला सवाल. ओके तो ये अप्लाइड बायो का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको अभी के लिए छोड़ दिया. इसको हम अप्लाइड बायो में ही डिस्कस करेंगे, अननेसेसरीली मिक्स नहीं करते. नेक्स्ट, which one of the following plant homeotic gene does not encode max domain transcription factor involved in floral organ specification? देखो यार ये क्वेश्चन जो है ये भी अगर हम बात करें तो ये वैसे डेवलपमेंटल में जाना चाहिए था, ठीक है, प्लांट में रिलेटेड है. तो मैट बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसके अंदर नहीं होता है वो हमारे पास होता है AP2. एपिटेला 2 जो होता है इसके अंदर मैट्स बॉक्स नहीं होता. बाकी AP1 AP3 AG एगेमोस सब में ही आपके पास क्या होता है, मैट्स बॉक्स का देखने को सेटअप मिलता है. तो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन था. इसमें बी में तो वैसे डायरेक्ट दिमाग लगाना ही नहीं होता है, सीधे सीधे सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? कोरोनिक एसिड. यार ये तो कोरोनोइक एसिड तो अपना इधर आता ना, जिब्रेलिक एसिड के डेवलपमेंट के टाइम पे आता, एंट कोरोन रिंग वगैरह का. प्रोलीन पायरुवेट ये तो है ही नहीं. एबिटिक एसिड जो है आपका ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. ठीक है, अगले पे चले. Which one of the following metabolite formed during Calvin-Benzel cycle in chloroplast is involved in starch biosynthesis and can also be transported to cytosol? तो अभी अभी इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात करके आए हम लोग. अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ट्रायोस फॉस्फेट से मैंने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया था और फिर एटीपी पायरोफॉस क्या क्या एटीपी क्या था या एटीपी पायरोफॉस्फोराइलेज की एंजाइम की मदद से हमने क्या किया था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को स्टार्च में कन्वर्ट किया था. यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि स्टार्च बायोसिंथेसिस में कौन काम कर रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट. सीधा सीधा आंसर. अगला. हाँ, which one of the following essential plant mineral nutrient complexes with mannitol, mannan, polymanuronic acid and other constituent of cell wall? अच्छा ये अच्छा सवाल है. इसका सीधा सीधा आंसर वैसे बोरॉन है. डायरेक्टली अगर मैं तुमको बताना चाहूँ तो बोरॉन जो है ये आपके सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट करता हुआ सारी चीजों को मेंटेन करता है, स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. सिलिकॉन जो है ये आपका अल्टीमेटली इन सब चीजों से स्पेसिफिकली बाइंडिंग शो नहीं करता है, क्योंकि पहले वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन था अपने इस वीडियो में उसमें हमने बात की थी कि सिलिकॉन भी तो है सेल वॉल के साथ, बट वो इनके साथ में स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, इसलिए वो अलग हो जा रहा है. ठीक है, बी और सी क्लोरीन और मैंगनीज इससे रिलेटेड ही नहीं, वो परेशान नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक लग रहा है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत आए तो कमेंट करो. एंड अब रेगुलर फटाफट वीडियो अपन कवर करेंगे, चिंता मत करो, है ना. चलो आगे बढ़ो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटीन्स इज टारगेटेड बाय एथ्रीटॉक्सिन? एथ्रीटॉक्सिन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. प्रोड्यूस्ड बाय अ मेज फंगल पैथोजन, ये नाम याद रखना, कोक्लियोबोलस कार्बोनम. कोक्लियोबोलस कार्बोनम एथ्रीटॉक्सिन के बारे में अपन बात कर रहे हैं. तो क्या कहानी है जरा इसको देख लेते. तो भैया ये जो है एथ्रीटॉक्सिन ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज के अगेंस्ट टारगेट करता है. सीधा सीधा सवाल था ये. हिस्टोन डीएसिटाइलेज के अगेंस्ट काम करता है ये. और बाकी जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है कोक्लियोबोलस कार्बोनम से या एथ्रीटॉक्सिन से रिलेटेड. तो ये रटा रटाया सवाल था, वो दिमाग में. अगला. Which one of the following represents the largest outflux of nitrogen from the atmospheric reservoir? 71% से ज्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से निकलता है और यही हमारा सीधा सीधा आंसर भी हो जाता है. अगेन समथिंग वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ टू आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? In the context of plant breeding and genetic engineering, which one of the following statement is correct? Again ये applied bio का क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गया हूँ बट ये applied bio का क्वेश्चन ही है.
प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वहीं पे डिस्कस करेंगे इसको उस वीडियो में अगली बार। सेक्शन सी, शिफ्ट 1 2020, पहला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पूछा गया है। द डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड मेल गेमेटोफाइट्स इज हाईली कंजर्व्ड अमंग एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म ही होगा क्योंकि फ्लावर वही है बस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इवेंट्स एसोसिएटेड विद द पोलन डेवलपमेंट इन रैंडम ऑर्डर, और आपको उसका सही ऑर्डर बताना है। तो इसके लिए ना पहले ये वाला डायग्राम एक बार देखो, दिस वन। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये एंथर है हमारे पास में, ये टेपेटम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसका। इसके बाद में इधर आ जाए तो पहला मियोसिस 1 हो रहा है, ये कैलोज लेयर है, इसके अंदर CALLOSE कैलोज लेयर। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियर हो गए क्योंकि मियोसिस हुआ तो ये दो अलग अलग हो गए, 23 अगर ये 1 की बात करें। मियोसिस 2 में फिर ये टेट्राड कंडीशन बनती है। टेट्राड कंडीशन के बाद में फिर ये आपके दो चारों अलग अलग धीरे धीरे हो रहे हैं, ये डिग्रेडेशन करते हुए अलग अलग हो गए, फिर ये माइक्रोस्पोर बना। माइक्रोस्पोर बनने के बाद में यहाँ पे वैक्यूल डेवलप हो रहा है, और फिर माइटोसिस होते 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 आपके पास में यहाँ पे दो सेल बन रही है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बनने के बाद में यहाँ पे आपके पास में दो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, और एट द एंड यू आर गेटिंग योर पोलन ट्यूब, और फिर दो मेल गैमेट बन रहे हैं यहाँ पे। सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे दो मेल गैमेट बन रहे हैं आपके, जो सेल्स हैं आपके पास में जनरेटिव सेल्स है। जनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमेट्स बना रही है, ये देखो दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे, ये एक वाइट और दूसरा वाइट। इस तरीके से हमारे पास में पूरा सेटअप आ रहा है। अब इनको यहाँ कैसे यूज करें, लेकिन देखो अभी तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, लेकिन यहाँ कैसे यूज करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, इट इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन। सबसे पहला जो कहानी है शुरू होती है वो आर्के स्पोर डिवीजन से। आर्के स्पोर क्या है बेसिकली, आर्के स्पोर आपके पोलन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज हैं, उनके अंदर पहले माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से आपको मिलती है वहां पे फर्स्ट जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मिलती है, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि पोलन मदर सेल काइंड ऑफ थिंग, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में आपका माइटोसिस मियोसिस वगैरह, मियोसिस 1 मियोसिस 2 चलता है, और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है आपका उसके बाद। तो पहले सी इज द फर्स्ट इवेंट। सी कहाँ पे फर्स्ट इवेंट दे रखी है, दो जगह दे रखी है, सेकंड और फोर्थ में। सी के बाद अब हमारे पास में क्या अरेंजमेंट बन रहा है, तो माइटोसिस और मियोसिस हो रहा है इसके बाद में। तो माइटोसिस हो गया यहाँ पे, फिर मियोसिस कराना है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यहाँ से शुरू होता है आपका पोलन सेक में, और आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाते हैं, टेट्राइड मिल जाते हैं। तो सी के बाद ए, सी के बाद ए कहाँ है, ये रहा, सी के बाद ए। अब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं है, बट ये सी और ए ढूंढना ही सबसे मुश्किल था इस सवाल में, ये ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो सी और ए ढूंढने के बाद आपके पास में कुछ बचा ही नहीं है, ई बी और डी बच रहा है। तो इसके बाद में आपका कैलस जो होगा उसका डाइजेशन होगा और फ्री माइक्रोस्फेयर्स बनेंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तुम, टेट्राड बनने के बाद ये टेट्राड था, टेट्राड बनने के बाद में यहाँ पे माइक्रोस्फीयर्स रिलीज हो गए, तो ये माइक्रोस्पोर जो है वो रिलीज हो गए, मतलब फ्री हो गए। तो ये जो आपका ई वाला स्टेटमेंट है। ई के बाद में क्या होगा आपका, अल्टीमेटली यहाँ पे एसिमेट्रिक डिविजन होंगे, एसिमेट्रिक में आपका जनरेटिव और वेजिटेटिव बनेगी, और फिर जनरेटिव सेल का डिवीजन होगा, और आपके पास में दो स्पर्म सेल्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि टफ या इजी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल और माइंड प्रेजेंस ज्यादा मांगता है, क्योंकि ये वाले डायग्राम वगैरह तो हमने सबने देखे ही हैं, चाहे हमने किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक अपना बीएससी वगैरह किया हो। हाँ सिर्फ जो ये बीटेक वगैरह वाले लोग हैं इनको अगर छोड़ दे, जो बायोटेक वगैरह में बीटेक करते हैं, तो उनके केस में ये नहीं है, बाकी तो है ही। अगला सवाल क्या है सर, C3 C4 के बारे में है, फिर से एक सवाल देखें जरा क्या कह रहा है ये सवाल। वैसे इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। Which one of the following या which of the following option represents the correct series of event during pollen development? Following are certain, एक मिनट, following are the, नहीं pollen development वाला क्वेश्चन थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये स्टेटमेंट नहीं लेना भैया, हो यहाँ पे एक देयर इज अ करेक्शन, ये ना यहाँ पे पीछे से उठ के आ गया है, ये अपने काम का नहीं है, जस्ट तुम्हारे सामने ही हटा रहा हूँ ना, ताकि तुम ये नहीं बोलो कि पता तो था नहीं बाद में बताया। तो ये हो गया अपनी कहानी यहाँ से खत्म, ये पीछे वाले क्वेश्चन का आ गया है इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कहानी हमारी शुरू हो रही है डायरेक्टली यहाँ से। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग C2 C3 C4 एंड कैम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये चारों अलग अलग तरीके के हमारे पास कार्बन फिक्सिंग मैकेनिज्म है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन द C3 साइकिल one molecule of 3-phosphoglycerate formed during carboxylation phase is utilized for the biosynthesis of sugars, fatty acid and amino acid। यहाँ पे गड़बड़ हो गई यार, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का आप कैसे डेवलपमेंट ऐसे कर सकते हो। आप हाँ ये बोल सकते हो कि हम पहले ग्लूकोज बनाएंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर हम उसको आगे जाके इसमें डेवलप करके फैटी एसिड बनाएंगे, वो सही है।
बट आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि C3 प्लांट में डायरेक्टली ही 3 फॉस्फोग्लिसराइड से फैटी एसिड भी बनता है, अमीनो एसिड भी बनता है, इसीलिए यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है वो गलत है, ए गलत है तो 1 और 3 एलिमिनेट हो जाता है, सीधी सीधी बात है ना, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या देगा, ड्यूरिंग C2 during C2 cycle, glycine is transported from peroxisome to mitochondria and glyceride is transported from peroxisome to chloroplast. Glyceride is transported from peroxisome to chloroplast. Peroxisome to chloroplast, हाँ ठीक है, एक मिनट इसमें, हाँ ये सही है, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो फिर यहाँ पे बी स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। करो जो ग्लाइसिन होता है ये आपका पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, फिर ग्लाइसिन में आपके पास में क्या होता है, 2 ग्लाइसिन जोड़ते हैं अपन, एक CO2 रिमूव करके सीरीन बनाते हैं, फिर वो ऊपर ट्रेवल करता है। सेम यहाँ पे भी है कि आपका जो ग्लिसरेट होता है वो पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है, तो ये बात भी आपका सही हो जाती है, सी बी एम ठीक। उसके बाद में the concentration of CO2 in bundle sheath of C4 plant is several fold lower, अरे बाबा लोअर नहीं हायर, ये गलत हो गया यहाँ पे, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ए एंड सी अगर गलत हो जा रहे हैं तो सी कहाँ है, यहाँ पे सी है, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या हो गया, बी एंड डी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैंप प्लांट्स ओपन एट नाइट, या डी से तो तुम वैसे ही बना सकते थे, थोड़ा दिमाग लगा डी से बनाया जा सकता था, अगर ए एलिमिनेट करना आता और डी एलिमिनेट करना आता तो आराम से बन जाता बी एंड डी, चाहे बी और सी के बारे में पता नहीं होता तो भी। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसको बताने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे पास रैपिड रिस्पांस, फास्ट रिस्पांस और लॉन्ग टर्म रिस्पांस के बारे में बोला गया है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डिपोलराइजेशन जो होता है वो हमेशा रैपिड रिस्पांस होता है और वो कुछ आपके विद इन 1 मिनट में ही हो जाएगा। और कैल्शियम की स्पाइकिंग जो होती है और आपका रूट हेयर का जो पूरा का पूरा सेटअप होता है, जिसकी वजह से हम आपके अल्टीमेटली नोड फैक्टर की जो बात कर रहे हैं और नोड्यूलेशन जो होता है, ये कुछ 10 मिनट के आसपास फास्ट रिस्पॉन्स में होता है। और जो रूट हेयर का पर्टर्बेशन है और अल्टीमेटली उसका जो ग्रोथ कर्लिंग में डेवलपमेंट और वो सारी चीजें जो है, ये आपका कुछ समय में, घंटों में, 10 घंटे के आसपास होती है। तो इसका सीधा सीधा एबीसी तो 1 2 3 इसका सीधा सीधा आंसर है, कुछ भी इसमें दिमाग में लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Plant growth hormone receptor, namely TIR1, GID1, COE1, PYL1, are knocked out independently in the Arabidopsis plant. ये बहुत ही प्यारा सवाल है। The resultant plant are named as TIR1, ZID1, COE1, PIL1। अब मैं क्या है कि पायल बोल देता हूँ उसको, तो इसलिए मेरे को पायल याद आ रहा है बार बार। PYL1, which of the following statement regarding the above Arabidopsis plant is correct? करेक्ट पूछा। देखो TIR1 ये आपका ऑक्सिन से रिलेटेड है, ये पहले पता होना चाहिए। ये जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड है, ये जेस्मोनिक एसिड से रिलेटेड है और ये एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड है। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा इस सवाल के अंदर यार, अब खुद से निकाल लो। TIR1 इज डिफेक्टिव इन एबीए, नो। GID1 इज डिफेक्टिव इन ऑक्सिन, नो। COE1 is defective in Jasmonic and PIL1 in ABA, yes. TIR1 is defective in Gibberellin, no. खत्म, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। नेक्स्ट, फाइटोक्रोम पे आ गया सवाल वापस। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइटोक्रोम मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन इन अरेबिडोप्सिस। पहला बोल रखा है फाइ ए एंड फाइ डी आर फोटोस्टेबल व्हाइल फाइल बी सी ई आर फोटोलेबाइल। सरासर गलत। फाइ ए जो होता है ये हद से ज्यादा फोटोलेबाइल होता है, बाकी जो है बी सी डी ई, जिसको हम लोग फाइ 2 बोल देते हैं, टाइप 2, फाइटोक्रोम टाइप 2, ये आपके फोटो स्टेबल होते हैं, ये तो फोटो लेवाइल होता है टाइप 1। तो ये ए तो गलत हो गया। ए अगर गलत हो गया तो देखो कहाँ कहाँ ए है, दिमाग ही नहीं लगाना था, बी और सी सीधा आंसर तो निकल ही गया। तुम बोलते हो ना सी सेक्शन में बहुत टाइम लगता है, कहाँ लग रहा है बहुत टाइम, थोड़ा सा तो लगाया दिमाग। प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर इन द कन्वर्जन ऑफ पी आर टू पी एफ आर ए, पी आर है ये, पी आर ए टू पी एफ आर ए causes फायर concentration to drop, definitely, क्योंकि वो क्या होगा, जैसे पीएफआर में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली इसका डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में डिग्रेड हो जाता है ना, यूबिक्विटिनाइजेशन होकर डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो बी सही है, और बी सही और सी क्या दे रखा है, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर कॉजेज मूवमेंट ऑफ फाइटोक्रोम्स फ्रॉम द साइटोसॉल इनटू द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस में जाके जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस करेगा। 5b lacks nuclear localization sequence and depend upon transporter protein for, बिना न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के कौन सा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से वो न्यूक्लियर इंपोर्ट करवाएगा यार, गलत। अब ये भी बता दो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस कौन सी होती है, इसके सीक्वेंस पता है क्या कोई, अगर पता है तो थोड़ी सी बताओ, और वो किसमें से ढूंढी गई थी ये भी बता दो कमेंट में। बहुत देर से सवाल नहीं पूछा ना तो पूछ लिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द जीन एनकोडिंग फॉर मेवलोनेट 3 काइनेज इज डिसरप्टेड, ठीक है, मेवलोनेट 3 काइनेज डिस्टर्ब कर दिया है हमने कुछ प्लांट्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अबव प्लांट इज करेक्ट, तो कौन सा वाला इसमें करेक्ट है ये आपसे पूछा गया है।
ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला गया इसमें। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, मेवलोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड व्हाइल देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ मेवलोनिक एसिड 5-फॉस्फेट। देखो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मेवलोनेट 3 काइनेज करता क्या है। तो मेवलोनेट 3 काइनेज बेसिकली आपके मेवलोनिक एसिड को लेता है, जो कि आपका मेवलोनिक एसिड तुमको शायद पता भी होगा, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अगर तुमने पढ़ा तो उसमें देखा होगा। मेवलोनिक एसिड को वो कन्वर्ट करता है मेवलोनिक 3,5 बिसफॉस्फेट में। क्या में कन्वर्ट कर देता है, मेवलोनिक 3,5 बिस फॉस्फेट में। ये इसका काम है, किसका, मेवलोनेट 3 काइनेज का। वैसे अगर तुम चाहो तो मेवलोनेट 5 फॉस्फेट लिख के भी लिख सकते हो, बट इस तरीके से हमारे पास में ये सेटअप होता है। ये जो मेवलोनेट 3,5 बिस फॉस्फेट है आपके पास में, फिर ये आगे जाके आइसोप्रेनॉइड्स बनाता है। और आइसोप्रेनॉइड्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको पता होगा, ये टर्पेनॉइड्स वगैरह बनाने के लिए 5 कार्बन का जो सेटअप होता है उसमें काम करते हैं। तो आइसोप्रेनॉइड्स ये डेवलप करता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अब आपसे पूछा कि क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो मेवलोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड, नो इट विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड, क्योंकि ये वाला एंजाइम तो काम ही नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। मेवलोनिक एंड ये देखो फिर से वही बात हो गई, मेवलोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट सिंथेसाइज्ड, नो इट विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड। आइसोपेंटेनिल पे सिंथेसाइज नहीं होगा क्योंकि आइसोप्रेनोइड में ही आइसोपेंटेनिल है। There will be no synthesis of मेवलोनिक एसिड 3,5 बिसफॉस्फेट, बट मेवलोनिक एसिड will be synthesized definitely, क्योंकि मेवलोनिक एसिड जो है ये अपस्ट्रीम पे है, या तुम बोल सकते हो कि ये पहले आ रहा है, फिर उसका कन्वर्जन हो रहा है बाद में। तो ये इसका क्या है, ये इसका सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट पहले से बड़ा हो सकता है एंजाइम खत्म होने के बावजूद भी। तो या दैट्स व्हाई 3 जो है वो सही स्टेटमेंट हो जाता है हमारे पास में। आखिरी में दे रखा है एसिटो एसिटाइल को ए एंड मेवलोनिक एसिड विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड। तो मेवलोनिक एसिड फिर वही बात हो गई, ये तो सबस्ट्रेट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये 2-3 चीजें हैं। नेक्स्ट, plant perceives effector proteins from pathogen to mount a strong defense response. The following statements were made regarding signal transduction event upon perception of the pathogen. अब ये देखने में लग रहा है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है यार, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट बेस्ड। जब भी आपका पैथोजेनेसिस के अगेंस्ट हमको डिफेंस रिस्पॉन्स देना होता है, तो यूजुअली हमारी मसल जैसे कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो कैल्शियम का इन्फ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता हुआ काम कराएगा, और एसिडिफिकेशन होगा सेल्स का, जिसके अंदर प्रोटॉन आयन पंप होंगे। साथ ही साथ पोटेशियम को हम इफ्लक्स करवाएंगे, और क्लोराइड को जो है वो भी हम इफ्लक्स करवाएंगे। तो ए और डी जो है ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड अरेंजमेंट में चल रहे हैं। इसमें ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो सवाल है ये इतना ज्यादा दिमाग वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ए और डी का है, ये सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सही है। Now this question we will be discussing in diversity in life form। ये वाला क्वेश्चन डाइवर्सिटी में आएगा, ऑल्दो करने में हम कर सकते हैं मोनोथिकस क्या होता है, सिनकार्पस वगैरह, बट आई डोंट वांट कि तुम्हारा जो मोटिव है वो भटके। अभी हम प्लांट फिजियो पे डिटेल में बात करें तो वहीं पे। और इसी के साथ अगले पेपर पे चल रहे हैं, जून 2020 शिफ्ट 2 सेक्शन बी। पहला सवाल स्पर्मिडीन के बारे में पूछा गया है। स्पर्मिडीन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तो भाई साहब स्पर्मिडीन जो है ये आपका एक पॉलीअमाइन है, इट इज अ पॉलीअमाइन। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है दैट इट इज अ पॉलीअमाइन। और ये अलग अलग काफी सारे रिस्पॉन्सेज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट रिस्पॉन्सेज, सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज। ये बाकी 3 क्या है, ये तीनों आपके अलग अलग प्लांट हार्मोन है। ध्यान देना, एस्ट्रिगोलेक्टोन ये अभी नया नया प्लांट हार्मोन बना है, अब एकदम नया नया इन टर्म्स ऑफ कुछ सालों पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे सवाल रहे तो सप्रेशन ऑफ वीपीई। वीपीई मतलब क्या है आपके पास में, वेस्कुलर प्रोसेसिंग एंजाइम। वीपीई का अगर आप सप्रेशन कर देते हो किसमें, निकोटीनिया बेंथेमिना में, बियाना में, तो क्या नहीं होगा, विल नॉट। बेसिकली जो वीपीई है, वेस्कुलर प्रोसेसिंग एंजाइम, ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इंड्यूसेस हाइपर सेंसिटिविटी, एचआर रिएक्शन, पहली चीज हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जहां पे भी लोकेशन, जहां पे भी आपका इन्फेक्शन होता है प्लांट में, वहां पे ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिकली सेल डेथ को प्रमोट करते हुए इन्फेक्शन को क्लियर करने की कोशिश करती है, मतलब डिफेंस रिस्पॉन्स देती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो समझ में आया वीपी क्यों जरूरी है, वेस्कुलर प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है, एंजाइम क्यों जरूरी है। लेकिन अभी आपको बोला है कि उसको सप्रेस कर दिया, तो उससे क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी अबॉलिश हो जाएगी क्या। ये तो सही बात है, अगर ये सप्रेस होगी तो ये ढंग से काम नहीं कर पाएगी। हमसे तो पूछा है कि विल नॉट इनहेंस टीएमवी इन्फेक्शन। तो अगर आपका वीपी सप्रेस होगा तो इस वजह से टीएमवी का जो इन्फेक्शन होगा वो इनहेंस होगा। ये बात पूरी तरीके से गलत है। इसका कारण बता रहा हूं मैं क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि वीपी जो है ये आपका
वायरली इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायरली इंड्यूस हाइपर, कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी में वीपी का हम यहाँ पे बात करें कि हाँ इंड्यूस कर रही है, तो वायरली इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ से आ रही है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको सप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये हाइपर सेंसिटिविटी जो वायरस की वजह से आ रही थी वो अच्छे से नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ट्रिगर मिलना चाहिए था प्लांट को, जिसकी वजह से वायरस को फैलने में मदद मिलती। अब ध्यान देना यहाँ पे दो बातें हैं, जितना अच्छा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा उतना अच्छा ट्रिगर आएगा, इम्यूनोलॉजिकल ट्रिगर आएगा, तो प्लांट में एकदम भगदड़ मचेगी। उस भगदड़ का फायदा टीएमवी उठाता है एज अ वायरस अरेंजमेंट। यूजुअली कोई दूसरा इन्फेक्शन होता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वायरस जो है ये उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के जो क्या बोल सकते हो तुम, एलिसिट होना है, वो जो इंडक्शन है उसका वो फायदा उठाता है। क्योंकि आप यहाँ पे सप्रेस कर दे रहे हो वीपीई को, तो यहाँ पे इसका एनहेंसमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सप्रेशन विल नॉट इनहेंस टीएमवी इन्फेक्शन, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इनहेंस यहाँ पे नहीं होगी वो। रिड्यूस कैस्पेस लाइक एक्टिविटी, इसका कोई लेना देना ही नहीं इससे, और डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों ही इररिलेवेंट ऑप्शंस है, इससे कोई सच रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेल्युलर ऑर्गेनल इज सेरीन सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव, अभी अभी बता के आया हूं यार, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था इसके अंदर, तो सीधा सीधा सवाल था ये, है ना। अगला पढ़ लेना भैया, ये तीन सीपीएम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। आर्टेमिसिनिन एंड ड्यूरिन बिलोंग टू व्हिच टू रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ द प्लांट नेचुरल कंपाउंड, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वेश्चन है। तो भाई साहब आपका जो आर्टेमिसिनिन है, आर्टेमिसिनिन बेसिकली सेस्क्यूटर्पीन है बेसिकली आपका, और सेस्क्यूटर्पीन लेक्टोन बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जो कि टर्पीन क्लास में होता है। तो ये आपका आंसर तो यही हो गया टर्पिन। और जो ये है ड्यूरिन, ड्यूरिन आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं पीछे, नोट कर लेना इन सारी चीजों को, रिपीटेटिवली आएंगी ये। Which one of the following plant pathogen has largest genome size? अच्छा ये अब अगेन डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल आ गया, ऑल्दो द करेक्ट आंसर इज योर फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, ये इसका सीधा सीधा आंसर है। यहाँ पे इसकी जो साइज है ये 240 MB, और इसीलिए लार्जेस्ट प्लांट जीनोम कहा जाता है, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। कौन सा पैथोजन, हाँ ध्यान रखना, प्लांट का नहीं, ध्यान रखना है, प्लांट पैथोजन का है ये। बाकी की बात करें अगर, तो जो सेकंड है यूस्टिलागो, इसका 20 MB के आसपास हो जाता है। और आपका जो बोट्राइटिस है, तो बोट्राइटिस जो है ये आपका 42 या 43 आई थिंक 42.9 समथिंग कुछ है उसके आसपास है। और जो फ्यूजारियम ग्रामिनेरम है ये 36 MB के आसपास है। तो ये आपके साइजेस हो जाते हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। नाउ शिफ्ट टू का सेक्शन सी, एंड पहला सवाल इसमें क्या है जरा देख लेते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एल्यूरॉन, ये क्वेश्चन अभी अभी करके आए हैं थोड़ी देर पहले, अगर तुमने देखा हो तो रिलेटेबिलिटी ध्यान से देखना है, इसमें क्या पूछा है इसमें जरा देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एल्यूरॉन में पीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फाइटोहार्मोन्स एंड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, कोई दिक्कत नहीं। जिब्रेलिक एसिड प्रमोट पीसीडी, डेफिनेटली अभी अभी बात की थी हमने। एब्सिसिक एसिड पोस्टपोन पीसीडी, ये भी बात करके आए हम। साइक्लिक जीएमपी सिग्नलिंग पोस्टपोन पीसीडी, या साइक्लिक जीएमपी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो साइक्लिक जीएमपी का एज सच कोई रिलेवेंस यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। और नाइट्रिक ऑक्साइड स्कैवेंजर डिले, ये दोनों ही यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं रखते हैं। तो ये दोनों ही आपके ए एंड बी, कहाँ गया ए एंड बी, ये रहा, ए एंड बी जो है आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो जाते हैं, क्योंकि करेक्ट ही हमसे पूछा गया था, करेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट, following are certain statements regarding nitrogen uptake and assimilation by plant, nitrogen uptake and assimilation by plant। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोला है और आपसे फिर वही कॉम्बिनेशन में करेक्ट पूछा है। प्लांट रूट्स कैन टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और अमोनिया। तो बेसिकली ये नाइट्राइट और कुछ करेक्शन है मुझे लग रहा है, प्लांट रूट्स कैन टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड अमोनिया। ठीक है, ए बी भी ठीक है, हाँ तो ये बात तो सही हो जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और अमोनिया, ये बात सही है। तो ए सही है, ए सही है, तो ये भी स्टेटमेंट ये भी है, ये भी सही है। अमोनिया टेकन अप बाय प्लांट कैन बी डायरेक्टली असिमिलेटेड इनटू अमीनो एसिड, हाँ क्योंकि रिड्यूस फॉर्म है तो ये असिमिलेट हो सकती है। अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड एक्सक्लूसिवली इन प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ रूट एंड लीव्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये आपके अलग अलग सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो है उनके अंदर अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है, जैसे स्पेसिफिकली प्लास्टिड ऑफ रूट्स और क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स में नहीं होता।
और इसीलिए सी जो है वो गलत हो जा रहा है। तो सी यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत और यहाँ पे गलत। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, ए बी एंड डी आर करेक्ट वन। NO3 कैन बी स्टोर्ड इन वैक्यूल ऑफ बोथ रूट एंड लीफ, या इट कैन बी, है ना। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में ये वाली बात है, सीधी सीधी। हाँ ये अच्छा सवाल था, मैं नहीं कहूंगा कि इजी क्वेश्चन था, बट क्या बन सकता था, इतना टफ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क ग्रोन। तो यहाँ पे फिर से आपका एक फाइटोक्रोम से रिलेटेड इथिलीन के ऊपर ट्रिपल रिस्पॉन्स रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। डार्क ग्रोन अरेबिडोप्सिस सीडलिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू इथिलीन गैस शो ट्रिपल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है ये। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रिपल रिस्पॉन्स। पहला क्या बोल रखा है, अ डोमिनेंट इथिलीन रिसेप्टर म्यूटेंट विल नॉट शो, डोमिनेंट इथिलीन रिसेप्टर म्यूटेंट विल नॉट शो ट्रिपल रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन। पहला बोल रखा है हमको ये बात। डोमिनेंट इथिलीन रिसेप्टर म्यूटेंट का क्या मतलब होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर इथिलीन रिसेप्टर जो है वो म्यूटेट हो जाएगा तो आपको वहां पे ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इथिलीन आपकी होते हुए भी दिखेगी नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो रिसेप्टर हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे, शायद तुमने पढ़ा होगा इथिलीन की सिग्नलिंग में इथिलीन आने से रिसेप्टर बंद हो जाता है, बट यहाँ पे वो चालू रहेंगे। टाइटनिंग ऑफ अपाइकल हुक इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द ट्रिपल रिस्पॉन्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल होता है, अपाइकल हुक का टाइटनिंग होती है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मल्टीपल रिसेप्टर विल शो ट्रिपल रिस्पॉन्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ इथिलीन। हाँ अभी अभी बात की ना, अगर हमारे रिसेप्टर यहाँ पे चालू नहीं रहेंगे, वो बहुत सारे जो फंक्शन है उनके खत्म हो जाएंगे, तो बिना इथिलीन के भी आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। Increase in the hypopotile length is the feature of triple response. Increase in the hypopotile length, hypopotile length का inhibition होता है, यहाँ पे increase नहीं होता है, उसको अपन ऐसे लंबा नहीं करते हैं, हम उसको रोक देते हैं और उसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं, हम थिकनेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसे करके हम उसको घुमाते हैं और ऐसे करते हैं। ये दिस इज हाउ योर ट्रिपल रिस्पॉन्स एक्चुअली वर्क। तो यहाँ पे डी जो है वो गलत हो जा रहा है, डी गलत हुआ तो ये तीनों गलत, ए बी सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन बेंसन, अगेन ये वो रिपीटेड क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो इसको समझाने की जरूरत है, तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अभी अभी अपन पढ़ के आएंगे, पीछे मैंने जो डायग्राम बताया था उस डायग्राम को देख के इसको एक बार सॉल्व करो, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में बताना, वैसे तो बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके, चलो बता ही देता हूँ मैं। The product of light reaction ATP and NADPH is utilized in the carboxylation phase, नहीं carboxylation phase में यूटिलाइज थोड़ी हो रहा है, वो तो रिडक्शन फेज में यूटिलाइज हो रहा है ना। तो ए गलत हो गया, ए गलत हो गया तो ये गया और ये गया, तो बी डी और सी डी है, तो डी सही है, डी पे दिमाग नहीं लगाना। क्या दिया था, फॉर्मेशन ऑफ 7 कार्बन कंपाउंड साइडोप्टेरोस 7 टेक प्लेस इन रीजनरेशन, बिल्कुल सही बात है ये, डी सही है, बी और सी में देख लेते हैं। 6 molecule of 3-phosphoglycerol is converted into molecule of glyceraldehyde 3-phosphate in the reduction phase, बिल्कुल सही बात है। और सी, द एक्शन ऑफ अल्डोलेज एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टेक्स प्लेस इन द रिडक्शन फेज, ये जो है ये गलत है, क्योंकि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, तो सी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, बी एंड डी। अगली कहानी पे चलो भैया। अ रिसर्चर हैज ट्रीटेड पी लीव्स विद parachloromercurybenzene sulfonic acid which inactivates plasma membrane transporters। plasma membrane transporter मतलब कुछ ऐसा, अगर ये सेल वॉल है तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है उनको इसने इनहिबिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज इज इनहिबिटेड, फ्लोएम लोडिंग उसकी इनहिबिट हो गई है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, क्यों इनहिबिट हो गई फ्लोएम लोडिंग, उसके बारे में बात करें। सिम्प्लास्टिक एलिमिनेट हुआ, एपोप्लास्टिक एलिमिनेट हुआ, दोनों एलिमिनेट हो गए, या फोटोसिंथेटिक रेट ही। अब देखो फोटोसिंथेटिक रेट तो इनहिबिट होने से रही या रिड्यूस होने से रही, फ्लो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के रुकने से, तो ये तो गलत हो गया। दोनों भी नहीं रुकते हैं, अगर दोनों रुक जाएंगे तो फिर फ्लोएम लोडिंग पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारे पास में कि जो एपोप्लास्टिक लोडिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत करेगी, क्योंकि आपका यहाँ पे जो बेसिकली एपोप्लास्टिक लोडिंग क्या होता है, सेल वॉल से चीजें चलती हुई इस तरीके से अंदर आती है, तो ये जो मूवमेंट है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्माटा से मूवमेंट चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्टर है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट चल रहा है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपका पीसीएमबीएस का, बट जो ये सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट हो रहा था और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर आ रहे हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करके बाहर निकल के सेल वॉल में जा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टर पे इंपैक्ट करने की वजह से आपका जो एपोप्लास्टिक लोडिंग है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द सेकंड वन, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPR1, ये भी अच्छा सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन है ये। द NPR1 नॉन एक्सप्रेसिव ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन 1 एंड 2 एसे रिसेप्टर, एसे रिसेप्टर जो है वो सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड है, ये सैलिसिलिक एसिड रिसेप्टर NPR3 एंड NPR4 आर नोन टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सैलिसिलिक एसिड मीडिएटेड प्लांट डिफेंस।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग देयर रोल इन इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ठीक, पहला क्या बोल रखा है, इन द इन्फेक्टेड टिश्यू salicylic acid binds to NP3 and induces degradation of NPR1 to promote cell death। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है। देखो, तो पहली चीज तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि जो पहला दे रखा है यहाँ पे ये इन्फेक्टेड में, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो लिखा है यहाँ पे कि इन्फेक्टेड सेल में सैलिसिलिक एसिड NP3 से बाइंड करता है, ये लिखा हुआ है रिसेप्टर, सैलिसिलिक एसिड का रिसेप्टर है NP3, उससे बाइंड करने की वजह से NPR1 नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन 1, तो नॉन एक्सप्रेसर को बंद करवाता है, जिसकी वजह से सेल डेथ प्रमोट करवाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो ए ओनली भी हो सकता है, ए एंड सी भी हो सकता है अभी के लिए। इन द इन्फेक्टेड टिश्यू ऐसे बाइंड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ NPR1 टू प्रमोट सेल डेथ। तो NPR1 से बाइंड नहीं करेगा क्योंकि रिसेप्टर तो इनके दो ही है, तो ये रिसेप्टर ही नहीं है। जब बनाया लिखा होता ना कि ऐसे का रिसेप्टर ये भी है, तो कैसे बाइंड कर सकता है वो NPR1 से? कॉमन सेंस थोड़ा सा अगर माइंड अवेयरनेस रहेगी तो ये बन जाएगा सवाल। अगला, इन द NPR4 and blocks the non-infected tissue ऐसे binds to NPR4 and blocks the degradation of NPR1 to favor cell survival। हाँ, तो इन द, यहाँ पे ये इसको हटाओ, इन द नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू ऐसे binds to NPR4 and blocks the degradation of NPR1 to favor cell survival। बिल्कुल सही लिखा है ये। देखो दोनों स्टेटमेंट समझो, इन्फेक्टेड टिश्यू में NPR3 से जुड़ेगा, NPR1 को डिग्रेड करवा के सेल डेथ करवा देगा। नॉन इन्फेक्टेड में NPR4 से जुड़ेगा और NPR1 को मेंटेन करेगा, क्योंकि वो नॉन रेप्रेसर है ना पैथोजेनेसिस का। तो नॉन रेप्रेसर अगर चालू रहेगा या नॉन रेप्रेसर नहीं, सॉरी, नॉन एक्सप्रेसर अगर चालू रहेगा तो पैथोजेनेसिस वहां पे रिलेटेड जीन चालू नहीं होंगे और सेल सर्वाइव करेगा बढ़िया तरीके से। तो ए एंड सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ए एंड सी भैया ये रहा, ए एंड सी। आई होप ये वाली चीज समझ में ही होगी। अगली कहानी पे चले। राइट, अगली कहानी क्या है जरा देखें। या सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिसर्चर डेवलप्ड अ म्यूटेंट ऑफ अरेबिडोप्सिस प्लांट वेयर एज द फंक्शन स्लीपी वन विच इज कंटेनिंग SCF कॉम्प्लेक्स। SCF क्या है? E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज। आई होप ये पढ़ा है तुम लोगों ने ना? बिल्कुल पता है, मुझे भी पढ़ा है। बहुत बढ़िया। SCF कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिसरप्टेड। अगर SCF कॉम्प्लेक्स डिसरप्ट कर दिया गया तो आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द डेवलप्ड म्यूटेंट इन रिलेशन टू जिब्रेलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन। अगर आपका E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज जो है वो म्यूटेट हो गया है, तो इस वजह से आपका जो ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाएगा। तो GA विल बाइंड टू GA इनसेंसिटिव DOF1 प्रोटीन। ये तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा ये? तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ GA, GID1 एंड डेला प्रोटीन विल बी फॉर्म। ये भी बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्यूटिनाइलेटेड। नो, इट विल नेवर बी यूबिक्यूटिनाइलेटेड, क्योंकि SCF जो है वो आपका म्यूटेटेड है। द डेला प्रोटीन विल नॉट बी डिग्रेडेड। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उसका यूबिक्यूटिनेशन ही नहीं होगा तो डेला प्रोटीन जो डेला रिप्रेसर है उसका डिग्रेडेशन ही नहीं होगा और कभी भी GA की सिग्नलिंग आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आई बात समझ में? तो 1, 2 और 4 करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो क्या है आपका? थर्ड वाला, क्योंकि SCF खत्म है तो यूबिक्यूटिनाइजेशन होने से ही रहा। हाँ, एक्टिवेशन हो जाएगा, लाइगेशन हो जाएगा, लेकिन वो जो चिपक के और काम काज है वो नहीं हो पाएगा। सॉरी, क्या होगा? कॉन्जुगेशन हो जाएगा और एक्टिवेशन हो जाएगा। हाँ, एक्टिवेटिंग एंड कॉन्जुगेटिंग एंजाइम्स, E1 और E2। अगला, Select the correct statement. The bark of the woody plant is collectively made up of the following tissue। देखो, जब भी आप bark की बात करते हो, कोई भी प्राइमरी टिश्यू उसके अंदर नहीं लेना है woody में। सारा खेल जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज पे चलेगा। पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम और इनके बारे में बात कर रखी है, और आंसर भी यही है हमारे पास में। और इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर तुमको सीधा सीधा पता है कि बार्क में कोई भी प्राइमरी टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर ये सीधा सीधा बन सकता था। बट मेरे पास एक सवाल और है, पेरिसाइकिल और पेरिडर्म में क्या डिफरेंस है, ये तुमको मुझे बताना है कमेंट में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर तुम एनाटॉमी प्रिपेयर कर रहे हो तुमको इसके बारे में आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम डाइवर्सिटी। तो वैसे ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन वैसे भी एलिमिनेटेड है क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन दे रखे हैं आंसर की में, 3 और 4। इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो आई वोंट रिकमेंड कि इसको सॉल्व करो। मैं सच बात बताऊं तो मैंने इसको प्रिपेयर भी नहीं किया है, क्योंकि कुछ दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं यार। इसमें दो ऑप्शन है, अब क्या बताऊं इसके अंदर। ठीक है, जो कोनिफर्स है वो आपका मोनोइशियस भी हो सकता है और डाइशियस भी हो सकता है। फिर इसी तरीके से अलग अलग स्पीशीज अलग अलग लेवल पे जा सकती है। बट अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट किया होता तो उसको नंबर मिले होते हैं ऐसे। बट इन दोनों में से कोई ऑप्शन लगाया होता तो ठीक है। नेक्स्ट, yeah, this is again from applied biology, so we'll be discussing there only, and yeah, that's it. So आज की कहानी यहाँ खत्म करते हैं अपन। आई मीन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके बाद बनाएंगे 21 to 23। और ये छोटू आ रहा है आपके पास में थैंक्स लेके। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे इतना समय दिया।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अब रेगुलर वीडियोस डालूंगा मैं, डेट वेट नहीं बोल रहा हूँ, डेट लगा पनौती लग जाती है मेरे को ऐसा लगता है। अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, फटाफट से काम करते हैं, और आई होप कि जुलाई में एग्जाम अनाउंस होना चाहिए। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।